गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोग सोचते होंगे बोल के भी क्या फायदा होगा, हमारी आवाज तो पहुंचेगी नहीं सर के पास इसलिए आप बोलते भी नहीं, लिख देते हैं बस आप कई बार गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, वो तो अपने क्या है, अपन जैसे भारतीय संस्कृति है कि उसमें तो ये माना जाता है कि अगर वो मंत्र भी बोलोगे ना आप, और मंत्र आपने मन में भी बोल लिया तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा अपने, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो इतनी तगड़ी होती है कि मतलब वो भगवान तक पहुंच जाता है। अपने तो क्या मन में ही बोल लो बस, कोई बात नहीं, हाँ सर गुड आफ्टरनून, तो मेरे पास पहुंच जाएगा, मतलब ऐसी बात नहीं है, बस मन में भावना होनी चाहिए ना। भाई सर को मन ही मन में बोल दिया हमने गुड आफ्टरनून, भावना वाली बात है, सारा काम जो है भावनाओं का है, भावनाएं अच्छी होती है तो अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। भावनाएं बुरी होती है तो कई बार बुरा भी हो जाता है सामने वाले का। अब कोरोना हो गया, मेरे को तो किसी ने बुरा बोला होगा इसलिए कोरोना हो गया होगा, कोई ना कोई बुरा बोलता होगा मेरे बारे में इसलिए कोरोना हो गया मेरे को, नहीं यही बोले। और क्या इंसान यही ऐसे ही संतुष्टि करता है ना कि भाई ऐसा कोई ना कोई भगवान ने किसी चीज का दंड दिया है, और क्या है, इनाम तो अपन मानते नहीं है। कई बार लाइफ में अच्छा होता है तो ये नहीं मानते अपन कि भाई भगवान ने किया है, अब तो मानते हैं हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है, तो अपन ऐसा मानते हैं भाई हमारा अचीवमेंट है, हमारी मेहनत है। और जब बुरा होता है तो भगवान पे डाल देते हैं अपन, जो भगवान ने किया है हमारे साथ, है ना।
तो ये इंसान ने भी क्या, भगवान बहुत अच्छी चीज बना रखी है, कुछ बुरा हो भगवान पे डाल दो, भगवान ने किया है बुरा, लेकिन भगवान क्या ऊपर से सब देखता रहता है ना, कई बार उसके फायदे के लिए भी बुरा करता है उसका, कई बार उसका फायदा होता है ना, उसमें भी बुरा कर देता है। तो इसलिए क्या है कि वो ठीक है, अपने करते रहो अपने कर्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। हम शायद होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे थे, हम होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे थे। एक बच्चा लिख भी रहा है सर मैंने बुरा बोला था आपके लिए, एक बच्चा लिख भी रहा है सर मैंने बोला था बुरा आपके लिए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, थैंक यू, है ना भाई। अगर किसी के बारे में बुरा बोलते हैं ना तो उसकी उम्र बढ़ जाती है एक्चुअली, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि किसी की बुराई करोगे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी ना। इसलिए अगर आप चाहते हो मैं जल्दी ऊपर जाऊं तो मेरे बारे में अच्छा सोचा करो। आप अच्छा सोचोगे तो उसकी उम्र कम हो जाती है ना, बुरा बोलोगे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। ऐसा बड़ा बुजुर्ग कहते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते रहते हैं। इसलिए आपकी इच्छा है, आप जिसे भी आप चाहें ट्रीट करना चाहें, हम तो हमारा काम कर सकते हैं, उसका रिजल्ट देना तो आपके ऊपर है, उसका फीडबैक तो आपके ऊपर है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो कंटिन्यू करते हैं वरना हम होमोजेनाइजेशन पर आ गए थे। वो एक सवाल मैंने दिया था आपको करने के लिए, वो शायद पूरा हो गया था ना। कोई थ्योरी नोट्स में कोई सवाल थोड़ी दिया था करने के लिए, थ्योरी नोट्स में शायद कोई सवाल मैंने नहीं दिया था करने के लिए आपको, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। होमोजेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेन इसमें हमने यही देखा है, मेन कंसेप्ट हमारे माइंड में यही है कि जब भी लगेगा वो एक लाइन है और एक कर्व है, या एक लाइन है और एक लाइन पेयर है, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन पेयर का मुझे इक्वेशन निकालने की रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आएगी, देन वी विल यूज कांसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। और एक बार वो होमोजेनियस इक्वेशन आने के बाद उन लाइन के बीच में एंगल निकालना हो निकाल सकते हैं, वो कॉन्साइड करेंगे ये पता लगाना हो, वो एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ये पता लगाना हो, सब पता लगाना जानते हैं। होमोजेनियस पूरा पढ़ रखा है हमने, बस हमें तो कांसेप्ट ही सीखना है, होमोजेनाइजेशन का यूज करना सीखना है। और जब भी होमोजेनाइज करते हैं लाइन की हेल्प से करते हैं, और लाइन की हेल्प से करने के लिए लाइन को इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखते हैं, और लाइन को इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा कांस्टेंट टर्म को नीचे लेके आते हैं, और वो चाहे लाइन पेयर हो चाहे वो कर्व हो, उस डिग्री 2 वाले इक्वेशन को ही होमोजेनाइज किया जाता है। अब तक हमने जो भी सवाल किए उनमें एक लाइन थी और एक कर्व था, और लाइन की हेल्प से हमने होमोजेनाइज कर दिया था। जरूरी नहीं है वो कर्व हो, वो लाइन पेयर भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालने की रिक्वायरमेंट फील करेंगे तो हम वी यूज कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। एक सवाल और लिखते हैं, लिखवा एक सवाल नेक्स्ट। So that all chords of the curve, so that all chords of the curve, so that all chords of the curve, so that all chords, all chords of the curve, so that all chords of the curve 3x square minus y square minus 2x plus 4y बराबर 0, so that all chords of the curve which subtend right angle, which subtend a right angle, which subtend a right angle at the origin, are concurrent, are concurrent, and also find the point of concurrency, and also find the point of concurrency, and also find the point of concurrency, and also find the point of concurrency। सवाल पढ़ें, प्रॉब्लम कुछ करने की कोशिश करें, हमें कर दिया हुआ है ना, सवाल लिखा हुआ है ना, all chords of the curve which subtend a right angle at the origin are concurrent and also find the point of concurrency।
सवाल को समझना, देखो समझने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अपन चाहे मेरे को चमत्कार हो जाए तो नहीं हो सकता है, ये तो भगवान ने अपनी किस्मत में कुछ ऐसा लिख रखा हो, चमत्कार ही होगा इसकी किस्मत में, तो वो तो अलग बात है। और वो अपने को पता भी हो, अपने को पता भी हो कि भगवान ने ऐसा लिख रखा है, लेकिन अपने को पता नहीं है कुछ भी ना। इसलिए अपने को क्या है, चीजों को सीखने में समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब पहले सवाल समझना है अपने, सवाल एक बार समझ में आ जाए कि क्या कहा गया है, तो आधा काम तो उससे ही हो जाएगा। सवाल नहीं हो, चिंता की बात नहीं, सवाल में क्या पूछा है हमारे माइंड में डायग्राम बन जाए, रफ डायग्राम बने, कहीं ना कहीं इमेज बन जाए हमारे माइंड में। यानी सवाल की लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा है कि कर्व की कोड होंगी, ऐसी एक कोड नहीं होगी, कर्व की, इस कर्व की ऐसी बहुत सारी कोड होंगी जो ओरिजिन पर राइट एंगल सबटेंड करती होंगी, एक कोड नहीं होगी, क्योंकि अगर एक ही कोड होती ना तो कॉन्करेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। यानी इस कर्व की बहुत सारी कोड है जो ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है, और वो बहुत सारी जो कोड होंगी वो सब कॉन्करेंट है, वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। हमें शो करना है ऑल कॉर्ड्स ऑफ द, कम से कम 3 तो ही सही ना। कॉन्करेंट वर्ड यूज करने का मतलब ये है भाई वो कम से कम 3 तो ही सही ना। और हमें जानते हैं किसी भी लाइन को, कॉर्ड क्या है, एक लाइन का ही पार्ट है, और हमें दिखाना होगा कि लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो उसे हम L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 की फॉर्म में लाके दिखाते हैं। सवाल हो नहीं हो चलेगा, लेकिन कभी ये लैंग्वेज आया कि शो दैट लाइन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो इसका मतलब हमारे माइंड में आना चाहिए कि लाइन फिक्स पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब हमें उसे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 की फॉर्म में लाके दिखाना है। इतना भी अगर माइंड में आ जाएगा ना आपके, तो सवाल कर पाएंगे आप, ये मेरा चैलेंज है। इसलिए कंसेप्ट माइंड में गूंजते रहने चाहिए हम लोग, पहले कंसेप्ट को रिकॉल करो, उन सब में समय लगता है, रिकॉल नहीं कर पा रहे तो पन्ने पलटो अपने ना, तो कहाँ देखा था, कहाँ सुना था, उनको समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये कर्व किस तरह का है उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ये कर्व पैराबोला है, इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि सर्कल है, पता नहीं है अपने को, वो कहीं काम भी नहीं आएगा, अपने रफ डायग्राम से काम चल रहा है। कर्व की कॉर्ड है, उस कॉर्ड का एक सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होंगे, दोनों को मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, तो जो ओरिजिन पर एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, ये मुझे दिया हुआ है। और ऐसी एक कोड नहीं होगी, बहुत सारी कोड होगी जो ओरिजिन पर क्या बना रही है, राइट एंगल, और हमें उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकालना है। तो डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें ना अपन, तो देखो ऐसे देखें ना, मैंने पहले क्या करा, एक कोड का डायग्राम बना लिया, मैंने मान लिया भाई ये एंगल ऐसा बना लिया 90 डिग्री का, ये राइट एंगल बना लिया। सवाल समझा रहा हूँ मतलब मैं आपको क्या होने वाला है। हमने मान लिया एक कर्व इस तरह का आएगा, मान लिया वो कर्व इस तरह का है, रफ डायग्राम बना रहे हैं, पता नहीं किस तरह का कर्व है, हम ड्रॉ करना भी नहीं जानते उसको भी, और मैंने मान लिया भाई ये कॉर्ड है, उसकी एक कॉर्ड दो, ये उस कर्व की एक कॉर्ड हो गई, ये AB कॉर्ड हो गई। क्या है AB कॉर्ड, ये कर्व हमारे पास दिख रहा है, ये डायग्राम बना रखा है, कर्व का बना रखा है, ये कॉर्ड हो गई। ये ओरिजिन पर क्या बना है, राइट एंगल, राइट एंगल भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा राइट एंगल बनाया मैंने, राइट एंगल बना हुआ है। अब ऐसा नहीं कि सर्कल की एक ही कॉर्ड होगी, अगर हम चाहते हैं राइट एंगल बने, तो भाई एक पॉइंट मैंने आगे बना लिया, एक पॉइंट मैंने आगे और बना लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया आगे, एक पॉइंट मैंने यहाँ थोड़ा आगे खिसका दिया, ये ऐसे मान लिया, एक मैंने यहाँ बना दिया थोड़ा आगे, इसको और आगे खिसका दिया, थोड़ा इसको ऊपर किया तो इसको भी ऊपर कर दिया। अब इस कोड को मिला दिया, अब की बार ये वाली कोड बना दी हमने, ये वाली कोड बना दी, ये दूसरी कोड बन गई, ये भी ओरिजिन पर क्या कर रही है, राइट एंगल बना रही है ना, ये भी ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है, दिख रहा होगा आपको शायद मेरे हिसाब से, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी क्या बन गया, ये भी राइट एंगल बन गया, इसको P पॉइंट मान लो, इसको Q पॉइंट मान लो, तो PQ भी एक कोड हो गई, PQ भी क्या कर रही है, ओरिजिन पर राइट एंगल बना रही है, और AB और PQ दोनों यहां से पास हो रही है। मान लो फिर मैंने थोड़ा और ऊपर बना लिया, थोड़ा और ऊपर बना लिया, थोड़ा और ऊपर बना लिया, अब की बार कोड मैंने ऐसे बना लिया, अब की बार इस तरह से कोड बना लिया, अब की बार ऐसे बना लिया, इसको मान लो L पॉइंट, इसको मान लो M पॉइंट, ये LM कोड फिर हो गई, LM भी ओरिजिन पे क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है ना, और ये तीनों कोड कहां से पास हो रही है, इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। ये सवाल का मतलब ये है भाई, कर्व है, उस कर्व की अलग अलग कोड हमारे पास है, और जितने भी अलग अलग कोड है वो सब ओरिजिन पर क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है। इस सवाल का मतलब है, अपने माइंड में ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, ताकि अपन अभी मेहनत की ना अपन ने, कभी दोबारा इस तरह की लैंग्वेज आएगी, अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी अपना काम चल जाएगा, हमारे माइंड में इमेज बन जाएगी, हाँ भाई ऐसा कुछ बताया था सर ने, इसका मतलब ये है। अब सवाल करने के बारे में अपन सोच सकते हैं, और जितने भी कोड आ रही है कम से कम 3 तो होंगी, कॉन्करेंट बोल रहे हैं तो हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है बहुत सारी हो, तो वो सब कॉन्करेंट होंगी, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है, वो फिक्स पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। ये तो डायग्राम बन गया रफ, सवाल को समझाने के लिए।
अब जब सवाल करना है अपने तो कोई एक डायग्राम सफिशिएंट है, बस किसी भी एक डायग्राम को बना लो आप, बस सवाल को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक डायग्राम। तो रब कर देता हूँ मैं, कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक डायग्राम बना लिया। मान लो मैंने ऐसा बना लिया ना, किसी एक डायग्राम को बना लिया, बस ओरिजिन पर राइट एंगल दिखाना है मैंने, ये ओरिजिन पर राइट एंगल दिखा दिया, राइट एंगल बना दो अच्छे से, और ये कर्व बना दिया हमने, और एक कर्व की कोण बना दी। मान लिया ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, बस एक डायग्राम सफिशिएंट है। ये तो लाइन बना दी, लाइन का जो पार्ट है, जो सेगमेंट है एबी, इस एबी सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं, इसको कोण बोल रहे हैं। अब ये कर्व की इक्वेशन तो दी हुई है हमें, कर्व ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये कर्व का इक्वेशन तो दिया हुआ है। अब हमारे ये भी समझ में आ रहा है भाई, अगर ये राइट एंगल दिया हुआ है तो किसी भी तरह से हमें OA और OB का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सवाल में जो भी कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो OA OB है इनके बीच में एंगल राइट एंगल है, और OA और OB का जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री होगा। और होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री लाने के लिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन का यूज करेंगे अपन, लेकिन उसके लिए लाइन चाहिए। अभी लाइन तो ही नहीं हमारे पास, ये लाइन तो ही नहीं, तो क्या करें भाई, लाइन को एज्यूम कर लो भैया। कल हमने एक सवाल किया था, वहां पे लाइन पॉइंट से पास हो रही थी, तो पॉइंट से पास और लाइन का स्लोप मान लिया था m। अब यहाँ पर तो पॉइंट भी नहीं है हमारे पास, लाइन को एज्यूम करना, क्योंकि एक लाइन नहीं है ना, बहुत सारी लाइन है। तो हमने क्या करा, इस लाइन का इक्वेशन मान लिया, इसको लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज y इक्वल टू mx प्लस, ये मान लिया हमने, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज y इक्वल टू mx प्लस c। जो कॉर्ड है उसको y बराबर mx प्लस c मान लो। भाई लाइन के लिए क्या, दो अननोन सफिशिएंट है हमारे पास में, दो अननोन। चलो नहीं ऐसे माने, अपन ऐसे भी मान सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू 1, ऐसे भी मान सकते हैं। आपको लगेगा आपने 1 मान लिया है, 1 कैसे मान लिया भाई, आपने 1 का दिया हुआ है, भाई हम इसको 1 मान सकते हैं। लाइन के लिए दो कंडीशन सफिशिएंट है, लाइन में सिर्फ दो अननोन सफिशिएंट है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया c, तो c से डिवाइड कर दो उसको, और a बाई c को a मान लो और b बाई c को b मान लो, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना 1। अपन ऐसे भी मान सकते हैं, अपन ऐसे भी मान सकते हैं, अपन c मानेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी हम ऐसे मानेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हमें पता नहीं है भाई, हमें m और c के बारे में जानकारी नहीं है, m और c वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल है, क्योंकि कोड एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। मैंने बनाया ना, अलग अलग कोड बनाई, उनके स्लोप अलग अलग आएंगे, उनके y इंटरसेप्ट अलग अलग आएंगे, ऐसे मान लिया। अब ये लाइन अगर आ गई हमारे पास, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिखाना है कि ये जो कोड है ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें m और c में कहीं ना कहीं रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन कैसे आएगा, इस राइट एंगल का यूज करने से वो रिलेशन आ जाएगा। अब क्या करें, अगर ये इक्वेशन हमारे पास है और कर्व हमारे पास है, तो OA और OB का जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसकी हेल्प से इस कर्व को क्या कर दूंगा, होमोजेनाइज कर दूंगा। और इसकी हेल्प से होमोजेनाइज करने का मतलब हम इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखेंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, y माइनस mx अपॉन c इक्वल टू 1। अब चाहो तो थ्योरेटिकली अपनी कॉपी में लिख सकते हो आप, टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA and OB वी मेक इक्वेशन 1 अ होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री विद द हेल्प ऑफ लाइन 2, ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो अपने आप को समझाने के लिए, वरना कोई बात नहीं, समझ में आ ही रहा है हमारे। नाउ टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA and OB, टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA and OB वी मेक इक्वेशन 1, यानी वो जो कर्व हमारे पास है, वी मेक इक्वेशन 1 अ होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री विद द हेल्प ऑफ लाइन 2। उस लाइन 2 की हेल्प से क्या करेंगे, उसको होमोजेनाइज कर देंगे, और लाइन को इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिख दिया हमने, कांस्टेंट टर्म को नीचे लेके आ गए, x और y की टर्म को ऊपर लिख दिया। पर अब इसको होमोजेनाइज कर दो, ये कर्व 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, माइनस का 2x 1 डिग्री का है, इसकी 1 डिग्री बढ़ानी पड़ेगी आपको, y माइनस mx अपॉन c लिख दिया हमने। फिर ये प्लस का 4y, ये 1 डिग्री का है, इसकी 1 डिग्री बढ़ानी पड़ेगी अपने को, y माइनस mx अपॉन c हो गया, और इक्वल टू 0। अब किसका इक्वेशन आ गया, ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये OA और OB का जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। ये आ जाएगा OA और OB का जॉइंट इक्वेशन, ये आ गया OA और OB का जॉइंट इक्वेशन। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और लिख दिया भाई, ये OA और OB का जॉइंट इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, C और A में रिलेशन निकालना है, तभी जाके बता पाएंगे भाई ये फिक्स पॉइंट से पास होती है ना। तो क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि OA और OB आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू OB, सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू OB, ये परपेंडिकुलर है, बस अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0 कर दो। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0, इनका सम क्या कर दिया हमने, 0 के बराबर कर दिया। तो बस यहां से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लो, तो वो लॉजिक सारा जनरेट कर लिया, सब सवाल सोच लिया था हमने, प्लानिंग पूरी कर ली थी हमने, बस उसको डिलीवर कर रहे हैं अब। तो पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 3 आएगा, यहां x स्क्वायर है ही नहीं, यहां से आएगा कि बस यहां से आएगा भी, यहां से कितना आएगा 2/c आ जाएगा, यहां से जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/, यहां आएगा नहीं, एक तो y स्क्वायर आ गया, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकालेंगे, एक तो आएगा -1
ये -1 आ गया, यहाँ y स्क्वायर आएगा नहीं, वहां आएगा तो 4/c आ जाएगा, 4/c = 0 आ गया। इसे निकाल लिया और कैलकुलेट कर लिया। अब इससे c और m में रिलेशन आ जाएगा। 3 - 1 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2 + 2m/c और +4/c = 0। 2 से डिवाइड कर दो उसको, क्या आएगा c + m + 2 = 0। ये ऐसा आ गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना, उसका यूज करके रिलेशन जनरेट कर लिया अपन ने। अब हमें दिखाना है भाई ये जो भी कुछ आया है, हमें इसका यूज करके क्या दिखाना है भाई, ये जो लाइन है ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है ना, अरे ऐसी एक लाइन नहीं है। अब c और m में रिलेशन आ गया, इसको सेटिस्फाई करने वाले c और m कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। उन इनफाइनाइट c और m को मैं रखता जाऊंगा यहाँ, तो उससे इनफाइनाइट कोड आ जाएंगे हमारे पास। मेरी बात समझ में आई ना, हमने कहते ना वो 2a + b + c = 0, तो दिखाओ कि फैमिली ऑफ लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, उस तरह से c और m में रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसका यूज करके दिखाना है भाई ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास लाइन y = mx + c की फॉर्म में लिखी हुई है। अब चाहे इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख लो mx - y + c = 0, ऐसे लिख लिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख लिया, दिखाना है भाई ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। और यहाँ एक रिलेशन हमारे पास m + 2 m + 2 और +c = 0, इसको ऐसे लिख लिया मैंने भाई, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म सेम है, तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसको देखकर अपन ये कह सकते हैं ये जो फैमिली ऑफ लाइन होगा ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज x = 1 एंड y = -2, और फिक्स पॉइंट होगा x = 1 और y = -2। जानते हैं मैंने कंसेप्ट को, मैंने सिखा रखा ना भाई आपको, ये कंसेप्ट सिखा रखा है आपको। वरना चाहे तो सब्जेक्टिव में कहीं दिखाना हो भाई, ऐसे लिखने का मतलब ये भाई, इसको देख, वरना क्या करें, ऐसे रख सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, पुट c = -m - 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में, और उसको L1 + m पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये c आया यहां से, या तो c को रख दो या फिर m को रख दो, किसी भी एक को रख दो, और एक रख के भी निकाल सकते हैं। भाई दिखाना है वो फिक्स पॉइंट से पास होती है और फिक्स पॉइंट भी निकालना है, तो c को निकाल के रख दिया। कितना आ गया, mx - y - m - 2 = जिसमें हमारा उसको अलग कर दो, तो m अलग कर दिया x - 1 और -m को अलग कर दिया y + 2 = ये ऐसा आ गया। या इसको लिख दो m × x - 1 और कितना आ गया प्लस -y - 2 = ऐसा आ गया। अब इसको लैम्डा मान लो, ये लैम्डा हो गया ना, तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 = 0 की फॉर्म में आ गई है। मेरी बात समझ आ गई ना आपको, फैमिली ऑफ लाइन बन गई मतलब, और हमेशा एक फिक्स पॉइंट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगे। और ये L1 + लैम्डा L2, इसको उल्टा लिख दो भैया, वैसे लिख दो -y - 2 और प्लस का m × x - 1 = इसको ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिखे एक ही बात है। तो भैया L1 + लैम्डा L2 = 0 की फॉर्म में आ गया। तो अगर ऐसे भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा L1 प्लस का म्यू L2 ऐसे भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये फैमिली ऑफ लाइन है, हमेशा L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो -y - 2 = 0 और एक x - y = 0, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1, तो इस तरह दिखा दिया ऑल chords of this curve with subtend right angle at the origin will be concurrent and also find the point of concurrency, वो भी निकाल लिया। तो सवाल को समझना है बच्चों, इन कंसेप्ट को याद रखो, आप सवाल करा रहे हैं इन बातों को याद रखेंगे, अपना फायदा कहीं ना कहीं 100% होके रहेगा, ऐसी बात नहीं, अपना फायदा कहीं ना कहीं होके रहेगा, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक पहले नोट लिखो, एक सवाल करने के पहले मैं नोट लिखाता हूँ आपको, उसका यूज करने की कोशिश करेंगे लिखा। अब जिस तरह अपन जानते हैं ना भाई, हम जानते हैं एक लाइन अगर L1 = 0 है और एक लाइन अगर L2 = 0 है, एक लाइन L1 = 0 एक L2 = 0, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L1 + लैम्डा L2 = 0 होगा। और हम जानते हैं हमें कभी L2 निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए फैमिली ऑफ लाइन को ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर हमें L1 भी L1 भी निकालना हो, L2 भी निकालना हो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 = ये हम जानते हैं। अब ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखते नहीं है अपन, क्योंकि हमें कभी L1 या L2 के इक्वेशन को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए फैमिली ऑफ लाइन को ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। लेकिन कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए तब भी इसको देखकर अपन कह सकते हैं कि ये एक फैमिली ऑफ लाइन है जो ऑलवेज लैम्डा और म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। लेकिन सिर्फ हमें L1 L2 की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपन ऐसे लिखते नहीं है, या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। और हम जानते हैं ये एक लाइन है जो हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, लाइन ही आएगी बस यहाँ से, लैम्डा को कुछ भी लिखें, क्योंकि x5 में 1 डिग्री का रिलेशन है, मैंने प्रूव करके बताया भी था आपको, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन आ गई जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। अब ऐसे मान लो एक कर्व हमारे पास है, एक कर्व है C1 = 0, एक कर्व है कोई, और एक कर्व है C2 = 0।
एक कर्व C1 बराबर 0 है, एक कर्व C2 बराबर 0 है। यहाँ से लिख लो लेट C1 बराबर 0 एंड C2 बराबर 0 आर टू कर्व्स। ऐसे लिख लो लेट C1, ऐसे स्टार आगे लिख लो, ये आगे काम आएगा हमारे, मैं जो सवाल करवाऊंगा उसमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट हमारे काम आएगा। लेट C1 बराबर 0 एंड C2 बराबर 0 और two curves or any two curves then the equation of family of 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 curves passing through points of intersection of C1 बराबर 0 and C2 बराबर 0 and equation of family of curves passing through points of intersection of C1 बराबर 0 and C2 बराबर 0 is, जैसे हमने family of line को लिखा ऐसे family of curve को लिख रहे हैं, ऐसे family of curve को लिख रहे हैं। then the equation of family of curves passing through their point of intersection, ऐसे भी बोल सकते हैं passing through their point of intersection, या मैंने ऐसे बोल दिया passing through point of intersection of C1 बराबर 0 and C2 बराबर 0 is C1 plus lambda C2 बराबर 0। lambda is a parameter, lambda is parameter, lambda is parameter। अब जरूरी lambda अपन यहाँ भी लगा सकते हैं, हम किसी को भी C1 मान सकते हैं, किसी को भी C2 मान सकते हैं। हम लिख सकते हैं C2 प्लस lambda C1 बराबर 0, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं lambda C1 और प्लस का म्यू C2 बराबर 0, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी जो कर्व होगा ना, ये कर्व भी जो भी आएगा वो lambda और म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो भी आएगा उसकी गारंटी है ये C1 और C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, वो C1 और C2 के पॉइंट से लाइन को लिखा है ऐसे इसको लिख दिया ना। अब क्या लाइन के केस में तो क्या है, ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 होता है ना। अगर ये L1 L2 लाइन है तब तो ये हमेशा लाइन ही आएगी, ये गारंटी है। अब अगर एक कर्व है, कर्व का मतलब 2 डिग्री का तो हो ही से कम से कम। हमारे सिलेबस में जितने भी कर्व है, सर्कल हो चाहे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, ये सारे कर्व 2 डिग्री के हैं। हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी कर्व हमारे पास है वो सब 2 डिग्री के ही होते हैं। हालांकि लाइन पेयर भी 2 डिग्री का होता है, अभी हम लाइन पेयर की बात कर रहे हैं, बाद में कर्व की भी बात करेंगे। तो अगर एक कर्व हमारे पास है तो भाई ऐसा नहीं है भाई 2 डिग्री के लिए वैलिड है, ये किसी भी डिग्री के लिए वैलिड है। अगर एक कर्व है तो ये जो इक्वेशन आएगी जरूरी नहीं है हमेशा कर्व आए, हालांकि लिखवाया मैंने कर्व ही है। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स तो भी लिखवाया मैंने कर्व ही है, हो सकता है लाइन हो, जो भी ये आएगा यहाँ से जो भी आएगा लैम्डा की वैल्यू को रखने पर यहाँ से जो भी आएगा उसकी ये गारंटी है कि वो C1 और C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। अब चाहे वो लाइन आए चाहे ये कर्व आए कुछ भी आए, ये C1 C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। मेरी बात समझ आ गई ना आपको? इसको अपन देख सकते हैं भाई हम कह रहे हैं भाई अपन कैसे बोल रहे हैं भाई, मान लो कर्व है, लाइन कैसे आ जाएगी, लाइन ऐसा आ सकती है ना, मान लो एक कर्व हमारे पास ये x² + y², एक कर्व तो ये हो गया मान लो, और एक कर्व हो गया x² + y², मान लो इसका 2y बराबर 0। इसको मैंने मान लिया C1 है और इसको मान लिया C2। अब लैम्डा की वैल्यू में -1 रख दी, मान लो लैम्डा का रखूंगा -1, तो इन पे जब माइनस करूंगा कट जाएगा x² से x² y² से y², तो वो लाइन भी आ सकती है, लाइन भी आ सकती है, कर्व भी आ सकता है, जो भी आएगा ना यहाँ से आपको याद रखना, जो भी यहाँ से आएगा वो हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। और अपन कैसे कर सकते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा भाई, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर C1 भी 0 आएगा, C2 भी 0 आएगा। मेरी बात समझ रहे? मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन मेरी बात सुना करो ध्यान से, ध्यान देकर आपने, है ना। कई बार क्या लगता है बच्चे ने सुना होगा, इसे 2-3 बार बोलने में आ जाता है वो बात, तो लेकिन वो बात पर ध्यान रखा करो आप। हम ये कह रहे हैं जो भी आएगा, लाइन भी आ सकती है, लाइन पेयर भी आ सकता है, कर्व भी आ सकता है, ये जो भी आएगा वो हमेशा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ये गारंटी है। कैसे कह सकते हैं बात, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर C1 भी क्या आएगा, 0 आएगा, और C2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं रखूंगा तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, C2 भी क्या आ जाएगा, 0, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। तो ये जो भी आएगा ना उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन और समझने की कोशिश करें, मान लो एक कर्व मैंने ऐसा बना दिया और एक कर्व मैंने ऐसा बना दिया, ये मान लो C1 बराबर 0 है, जरूरी 2 पॉइंट पे काटे हो, ये C2 बराबर 0 है। अब यहां से जो भी पास होगा ना, चाहे वो लाइन हो चाहे वो कर्व हो, उसकी इक्वेशन ही है C1 + लैम्डा C2 बराबर 0। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पर C1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, C2 भी 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को देखो करेगा ये।
सेटिस्फाई करेगा। क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर भी C1 की वैल्यू भी 0 आएगी और C2 भी 0 आएगा। इससे जो भी ये आएगा, भले लाइन आ जाए, भले लाइन हो, भले ये लाइन आ जाए, वो भी यहाँ से आ जाएगी अगर आनी होगी तो। जो भी आएगा करवाना होगा, ये करवाना होगा, ये कर भी आ जाएगा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लिखूंगा मैं, तो मुझे जो भी इक्वेशन मिलेगी वो C1 C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बात लिखें। एक सवाल लिखें, if the points of intersection of the curves, if the points of intersection, if the points of intersection of the curve, if the points of intersection of the curves C1 lambda x square, शीट में भी है लेकिन कराते हैं इसको, बरसों से सवाल है काफी समय से, शीट में बाद में आया, पहले से कराते हैं सवाल को, लेकिन अब वो शीट में भी है सवाल माइनस का 2xy। If the points of intersection of the curves, if the points of intersection of the curves C1 माइनस का 9x प्लस 3 बराबर 0 एंड C2 हालांकि ये सब बहुत कम सवाल होते हैं तो शीट में भी और अपन कर लेते हैं, सब रियली होता है। प्लस 3 बराबर 0 एंड C2 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। The points of intersection of the curves C1 and C2 subtends the right angle at the origin, subtends the right angle at the origin, then find the value of lambda, then find the value of lambda। तो lambda में कैलकुलेट करना है, then find the value of lambda। lambda में कैलकुलेट करना है। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन पर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जहां कट करेंगे, जहां कट करेंगे उन पॉइंट्स को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, जहां कट करेंगे उन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला दूंगा, तो ओरिजिन पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये इसका मतलब है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनको अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो ओरिजिन पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और अगर ऐसा है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा में कैलकुलेट करते हैं। तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो सवाल हमारे पास अच्छा डायग्राम तो बनाना आता नहीं अपने को, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हम तो चाहते हैं हमें पहले ओरिजिन पर राइट एंगल बनना चाहिए, तो डायग्राम अच्छा बने इसके लिए ओरिजिन पर राइट एंगल बना लो। कर का डायग्राम मान लो। अब मान लिया भाई एक कर दो ये और एक कर दो, ये हमारे पास है। पहले ओरिजिन पर बना लिया राइट एंगल, ओरिजिन पर राइट एंगल बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और एक कर हमने मान लिया ये वाला है, ये तो राइट एंगल बना दिया हमने ऐसे, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया। अब एक कर दो हमारे पास ये बना दिया, और एक कर वैसा बना दो, आप एक कर वैसा बना दो। मान लिया भाई ये C1 है, ये कर मान लिया C1 है, और ये कर मान लिया मैं C2 है। सब डायग्राम बना दिया अपने आप को समझाने के लिए। ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पर क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे मिला दिया हमने, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे मिला दो। ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ऐसा कुछ सवाल में हमें दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं अगेन भाई इस पॉइंट को मैंने A मान लिया और इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, तो OA जो OB है इनका इक्वेशन चाहिए मुझे। तो अगर मुझे OA OB का इक्वेशन मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि OA OB क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, और OA और OB का जो जॉइंट इक्वेशन होगा वो होमोजेनस ऑफ सेकंड डिग्री होगा। अब तक हम होमोजेनस ऑफ सेकंड डिग्री लाने के लिए वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास लाइन थी, हर सवाल में लाइन थी, और लाइन नहीं थी तो उसको एज्यूम कर लिया था हमने ना,
अब यह लाइन है नहीं हमारे पास। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें OA OB का जॉइंट इक्वेशन लाना है, उनको परपेंडिकुलर करना है, मतलब A + B = 0 कर देना है, उससे अपना काम चल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि OA OB का इक्वेशन लाएं कैसे? लाइन तो है ही नहीं यहाँ पर। लाइन अगर होती तो उसको होमोजेनाइज कर देते। अब तो दोनों कर्व हमारे पास है, दोनों 2 डिग्री के कर्व है और हमें होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री चाहिए। अब हम जैसा ध्यान से देखो, आप कैसा करेंगे, यानी हम लाइन नहीं हो तो भी काम चल जाता है अपना, तो भी अपन प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? भाई हम कह रहे हैं भाई OA OB जो भी है ये इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। भाई OA और OB, A और B क्या है? दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी पास होगा, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो लाइन पे हो, जो भी वो पास होगा, क्या उसका इक्वेशन लिखना आता है अपना? यस, उसका इक्वेशन लिखना आता है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ कर्व या लाइन का इक्वेशन हमें लिखना आता है। कैसे लिखते हैं अपन? C1 + लैम्डा C2 बराबर है। अब एक तो भाई ये लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी सवाल में, तो लैम्डा का यूज नहीं करेंगे अपन ऐसे लिख लिया म्यू बराबर है, ताकि लगे भाई ये अलग है वो अलग, हो सकता है सेम भी हो दोनों, अलग ऐसे लिख दिया ना। अब हम देख रहे हैं C1 और प्लस म्यू C2 बराबर 0। मेरी बात समझ में आ गई ना? ऐसे लिख दिया इसको, हम इसको C1 बोल दिए। अब ये जो भी होगा ना, ये जो भी होगा, म्यू को कुछ भी लिखें, लेकिन ये जो भी होगा वो गारंटी है वो A और B से पास होगा, वो A और B से पास होगा, है ना? तो इससे पहले लिख लिया, since the equation of family of curve passing through point of intersection of given curve is C1 plus mu C2 बराबर 0। अब C1 क्या है? लैम्डा x² है, प्लस का 4y² है, माइनस का 2xy माइनस 9x और प्लस 3 प्लस म्यू। फिर आगे लिखा हमने 2x², फिर आगे लिखा 3y², फिर आगे हमारे पास आ गया माइनस का 4xy, फिर आगे आ जाएगा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। कैसे लिख दिया? अभी इक्वेशन लिख दिया, ये गारंटी भी है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये यहाँ से पास होके रहेगी ना, ये यहाँ से पास होगा, ये यहाँ से भी पास होगा, ये गारंटी है, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला है। अब हम चाहते हैं ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये OA और OB का जॉइंट इक्वेशन बन जाए, ये होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री बन जाएगा, इसके हर टर्म का डिग्री 2 हो जाएगा। अब इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री, एक तो ये गड़बड़ कर रहा है, एक ये गड़बड़ कर रहा है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री, एक ये गड़बड़ कर रहा है और ये गड़बड़। इनको हटाना है मुझे यहाँ से। अगर ये हट जाएंगे यहाँ से तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी, होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री बन जाएगा। ये यहाँ से पास हो रहा है गारंटी, ये यहाँ से पास हो रहा है ये भी गारंटी। क्या करें इसको? इसको होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री बनाना है भाई। एक तो तरीका ये कि हम चाहते हैं भाई ये यहाँ से भी पास हो, अगर ये अगर ये हम चाह रहे हैं इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन हो तो ये ओरिजिन भी क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ओरिजिन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो ऐसे कर सकते हैं अपने कि ओरिजिन भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और क्योंकि अगर हम चाहते हैं भाई ये इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन आएगा, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करा दो, 0 रख दो, 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 3 माइनस म्यू बराबर 0, तो म्यू बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। म्यू बराबर 3 रख दो, और म्यू बराबर 3 रखते ही ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस बन जाएगा। एक तरीका तो ये ओरिजिन रख के निकाल लिया अपन, क्या एक तरीका ये है हमारे पास, हमें लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा निकालना। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम ऐसा देखें भाई इसको होमोजेनियस बनाना है, तो इन जो राइट लगा रखा है ना, इन पे मेरा ध्यान रखा हुआ है भाई, ये टर्म्स हट जानी चाहिए यहाँ से। ऐसा कुछ करूं मैं म्यू की जगह ऐसा कुछ रखूं जिससे ये 1 डिग्री का टर्म हट जाए। अब देखो यहाँ माइनस का 9x है और यहाँ 3x है, ये माइनस का 9x और वो 3x, तो म्यू को मैं क्या लूं कि ये हट जाए यहाँ से? म्यू को ले 3, म्यू बराबर 3। हम चाहते हैं अगर हो, एक तो ओरिजिन रख के निकाल लिया, एक तो ओरिजिन रख के निकाल लिया, या फिर मैंने ऐसे निकाल लिया इसको हमें बनाना है सेकंड डिग्री का होमोजेनियस। फॉर मेकिंग दिस इक्वेशन होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री हम म्यू लेट म्यू बराबर 3, म्यू बराबर 3, लेट म्यू बराबर 3। म्यू को 3 क्यों लिया समझ में आ गया, ये माइनस का 9x था, म्यू को 3 लेते ही बन जाएगा 9x, 9x माइनस का 9x। अब लगा हुआ इधर हट गया, ये हटा नहीं हटा, ये भी हट गया, देखो आप 3 और वो बन जाएगा -3। तो म्यू को अगर मैं 3 लूंगा तो 1 डिग्री का टर्म या 0 डिग्री का टर्म हट जाएगा और उससे वो होमोजेनियस और सेकंड डिग्री बन जाएगा। इस म्यू बराबर 3 को पुट कर दिया, इसको कुछ इक्वेशन माना नहीं, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पुट म्यू इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं हमने सोच समझ के निकाला है, अगर म्यू को 3 रखूंगा एक तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, एक ये वाला टर्म नहीं आएगा, एक ये वाला नहीं आएगा और एक ये वाला नहीं आएगा, तो इनको गायब करने के लिए ही हमने म्यू बराबर 3 रखा है। अगर मैं म्यू बराबर 3 रख दूंगा इस तरह की टर्म्स नहीं आएंगे। अब क्या बचेगा? लैम्डा x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर
माइनस का 12xy बराबर 0, ये सारे बाकी इसको जोड़ दो। हम चाहते हैं भैया होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री आ गया, ये आ गया लैम्डा प्लस 6 into x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस का 14xy बराबर 0। इसका इक्वेशन नो डाउट 100%, ये OA और OB का जॉइंट इक्वेशन। या तो अपन ओरिजिन सेटिस्फाई करके निकालते, या अपन ऐसे सोच लिया भाई कि भाई हम चाहते हैं कि अगर वो फर्स्ट डिग्री का टर्म नहीं आया, कांस्टेंट टर्म नहीं आया, तो लैम्डा को 3 रख दिया, म्यू को 3 रख दिया ना, को 3 रखने से ये होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री, यानी होमोजेनाइजेशन के लिए जरूरी एक लाइन हो, दो कर्व हो, तब भी अपन उन दो कर्व का यूज करके और इस कंसेप्ट का यूज करके उसको 2 डिग्री का होमोजेनियस बना सकते हैं, है ना? क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट आई होमोजेनियस बनाने की, बना दिया उसको। अब जो भी ये इक्वेशन है OA और OB का जॉइंट इक्वेशन है, और OA और OB आपस में क्या परपेंडिकुलर है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू OB, दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, और उसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -90, लैम्डा इज इक्वल टू -90। ये ऐसे यूज करके निकाल लिया, ठीक है ना? ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये होमोजेनाइजेशन का कांसेप्ट खत्म हो गया हमारे, वो काफी सारे सवाल कर लिए, 4-5 हमने उनको करके निकाल लिया। एक कांसेप्ट हो रहा है हमारे पास, और उसको समझेंगे ना, और उसको हालांकि कई बार डायग्राम से काम चल जाता है, लेकिन कई बार अगर दिक्कत आए, इससे बता रहा हूँ उसको। लास्ट कांसेप्ट है हमारे स्ट्रेट लाइन के टॉपिक का। लिखें, एक सवाल लिखें, फाइंड द टेंजेंट ऑफ find the tangent of interior angles of a triangle. Find the tangent of, tangent का मतलब sin cos tan निकालते हैं ना, वो tangent की बात कर रहे हैं। Find the tangent of interior angles of a triangle formed by the straight lines 2x plus y minus 3 is equal to 0, comma x minus y plus 5 बराबर 0 and 3x minus 5 plus 1 बराबर 0। Find the tangent of interior angles। आपको लगेगा भाई क्या जरूरत है इसकी, ना जरूरत पड़ती है, देखो ऐसी बात नहीं है ना। एक तो भाई हमें लाइन के बीच में एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल की बात नहीं कर रहे अपन, ये 3 लाइन है, उनसे जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका मुझे tan निकालना है, उनका मुझे tan निकालना है। अब मुझे अब तो डायरेक्ट, जब भी हम 3 लाइन रखी होती है ना, उनसे अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल हमेशा वैसा बनाते हैं, ट्रायंगल हमेशा वैसा बनाते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं तो ट्रायंगल हमेशा ऐसा बनाते हैं। हमें क्या पता भाई इन 3 लाइन से ट्रायंगल बनेगा, वो एक्यूट एंगल बनेगा कि ऑब्टूज एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। चलो राइट एंगल तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कोई भी 2 परपेंडिकुलर नहीं है ना। और अगर कोई भी 2 परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या गारंटी कि जब भी लाइन 3 होंगी उनसे ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा? हम तो जब भी रफ डायग्राम बनाते हैं डायग्राम ऐसा बनाते हैं, तो हमें पता नहीं है बट ट्रायंगल के इन 3 लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्टूज एंगल होगा, ये पता नहीं है हमें। अगर बस एक्यूट एंगल निकाल, लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल निकालना हो तो अलग बात है। अपन इनसे ट्रायंगल बन रहा है उसके इंटीरियर एंगल का टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, अब पता नहीं है कि वो इंटीरियर एंगल हमारे पास एक्यूट आएगा कि ऑब्टूज आएगा। हालांकि ये तो कंफर्म है तीनों एंगल ऑब्टूज एंगल नहीं हो सकते, ऑब्टूज एंगल अगर आएगा तो वो एक एंगल ही ऑब्टूज आएगा, ये समझते हैं, लेकिन पता नहीं है भाई कौन सा एंगल ऑब्टूज एंगल आएगा। एक तो ट्रिक है और एक तरीका है ना। पहले मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, फिर मैं तरीका बताऊंगा आपको निकालने का। कैसे निकालेंगे हम? जो अंदर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनेंगे ना, वो जो एक्चुअल एंगल अंदर आएगा वो एंगल हम निकालना सोच कि उसका टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस एंगल का tan निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रिक तो उसमें ये है कि तीनों लाइन के स्लोप निकाल लो, तीनों के स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप कितना है? -2 है, इसका स्लोप कितना है 1 और इसका स्लोप है 3। अब इन स्लोप को है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिख लो आप, असेंडिंग में लिख लो या डिसेंडिंग में लिख लो, कैसे भी लिख लो आप चाहो तो। अब मैंने मान लो ऐसे लिख लिया है, सबसे बड़ा स्लोप को पहले लिख लिया मैंने, सबसे बड़ा पहले लिखा मैंने, इससे छोटा वाला 1 है, इससे छोटा वाला -2। ये मैंने शायद डिसेंडिंग में लिखा है, आप चाहे असेंडिंग में लिख सकते हैं। सबसे बड़े वाले को पहले लिखा, उसके बाद उससे छोटे वाले को लिखा, उसके बाद उससे बड़े वाले को लिखा, छोटे वाले को लिख लिया। ये ऐसे लिख सकते हैं आप -2 <1 <3, ऐसे भी लिख सकते हैं। -2 1 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऐसे लिखूंगा तो ये साइन लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखूंगा तो ये लिखना पड़ेगा, कैसे भी लिख दिया। तो ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो। अब ऐसा लिखने के बाद सबसे बड़ा है ना, उसको मैंने पहले मैंने स्लोप निकाले, उनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सबसे बड़े को पहले लिखा,
छोटे वाले को लास्ट में लिख दिया। अब इन्होंने इसको एज्यूम कर लिया m1 m2 m3, बड़े वाले को m1 मान लिया, फिर m2 मान लिया, m3 मान लिया। अब हम जा रहे हैं भाई 3 एंगल बनेंगे, 3 इंटीरियर एंगल आएंगे, उनमें से इंटीरियर एंगल के मुझे tan निकालने हैं। तो हम देख रहे हैं जो इंटीरियर एंगल बनेगा ना, मान लिया भाई ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, मान लिया हमने इनसे ट्राइंगल बनेगा वो एबीसी है, उसका एक इंटीरियर एंगल ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। तो एक किसी एक इंटीरियर एंगल का tan, मैं नहीं बोल रहा मुझे पता नहीं एंगल ए कौन सा है, एंगल क्योंकि देने रखा है एबी के साइड कौन सा है, बीसी का कौन सा है। हम देख रहे हैं किसी एक उन तीन में से किसी एक इंटीरियर एंगल का जो टेंजेंट आएगा वो इसके बराबर आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। इनको ऑर्डर में लेते जाओ बस, किसी एक इंटीरियर एंगल का tan इसके बराबर आएगा, यानी एक बार इन दोनों को ले लिया तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, एक बार इन दोनों को ले लो m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, एक बार इन दोनों को ले लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, एक बार इन दोनों को लिया तो m2 में से m3 को माइनस कर, अब एक बार इसको ले लूंगा m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3। तो किसी एक इंटीरियर एंगल का tan इसके बराबर आएगा, किसी एक इंटीरियर एंगल का tan इसके बराबर आएगा, और किसी एक बार m1 m2 m2 m3 और m3 m1 m1 m2 m2 m3 m3 m1। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बड़ा तरीका बता दूंगा सिस्टमेटिकली। अब पता नहीं है भाई कौन सा एंगल ये एंगल ए का है, हमने कुछ दे नहीं रखा है एबी का इक्वेशन है कि बीसी का इक्वेशन है, ये उस इंटीरियर एंगल का tan है जो उन लाइन से बना हुआ है जिनमें एक का स्लोप तो m1 है, एक का स्लोप m1 किसको बोल रहे हैं, अपन 3 को बोल रहे हैं, यानी ये उस एंगल का टेंजेंट है जो उन लाइन से बना हुआ है जिसमें एक का स्लोप तो 3 है, एक का स्लोप तो 3 है और एक का स्लोप कितना है 1 है, एक का स्लोप 3 एक का स्लोप 1। तो मैंने मान लिया भाई tan है, नाम दे दिया मैंने, इसको tan है, इसको tan b, इसको tan c। एंगल ए उन दो लाइन से बना हुआ है जिनमें एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2, यानी एंगल ए बना हुआ है इन दोनों से, एंगल बी बना हुआ है इन दोनों से, और एंगल सी बना हुआ है इनसे। ठीक है, ऐसे निकाल, और इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। व्हाट इज m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इज 2, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 1/2 आएगा, कि किसी एक इंटीरियर एंगल का tan आएगा 1/2 के बराबर। यहां से निकाल सकते हैं m2 माइनस m3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -1, तो -3 आ गया। करते हैं ना भाई, m2 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको m3 बोल रहे हैं, और मुझे निकालना है m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 निकालना हो तो आ जाएगा हमारे पास -3। अब इसको निकालना हो m3 माइनस m1, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस माइनस का 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 1 आ गया मेरे हिसाब से, ये 1 आ जाएगा, ऊपर -5 नीचे भी -5, 1 आ गया। किसी एक इंटीरियर एंगल का tan हाफ आ गया, दूसरे इंटीरियर एंगल का tan -3 के बराबर आ गया, और तीसरा जो इंटीरियर एंगल है उसका tan 1 के बराबर आ गया, उसका tan 1 के बराबर आ गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं अपन, ये सही निकाला है गलत है, इसको चेक भी कर सकते हैं हम। चेक करने का तरीका हमारे पास ये है, चेक करने का तरीका हमारे पास है भाई, इसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के tan आता है, इससे एक तो ये मालूम पड़ गया कि भाई जो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इससे मालूम पड़ गया ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि किसी एक इंटीरियर एंगल का tan, किसी एक इंटीरियर एंगल का tan नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये तीनों पॉजिटिव आ रहे होते तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल होता, यानी कई बार ये हो सकता है ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी जाए और ये चेक करने के लिए कहा जाए कि ट्राइंगल की तीनों साइड है, पता लगाओ भाई सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर है या बाहर है या ऑन द ट्राइंगल लाई कर रहा है, तो हम सर्कम सेंटर निकाल के पोजीशन ऑफ पॉइंट लगाएंगे, या भाई हमने स्लोप निकाल के पता लगा लिया ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो ये देख लिया हमने कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इन तीनों लाइन से ट्राइंगल बनेगा, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर उस ट्राइंगल के बाहर लाई करेंगे, क्योंकि इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, तो वो सवाल करने के भी काम आ सकता है। कई बार हालांकि डेटा इस तरह का होता है, उनका डायग्राम बनाने से मालूम पड़ जाता है कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है, क्योंकि अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कई बार डायग्राम बनाकर भी पता लगा सकते हैं, लेकिन डेटा अगर अजीबोगरीब हो तो कई बार इस प्रोसेस का यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम देख रहे हैं भाई, अब पता लगाना है, मान लो सही आया गलत आया, तो अगर ये ट्राइंगल के टेंजेंट है, ट्राइंगल के एंगल के टेंजेंट, तो हम जानते हैं ट्राइंगल एबीसी सिग्मा tan बराबर इंटीरियर प्रोडक्ट ऑफ tan, इसे ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम जानते हैं भाई ये सब बराबर होते हैं, रट रखा होगा इनको आपने, 4 तो tan और cot के होते हैं और 4 मैंने sin cos के बोल रखा है, अब टाइम आ गया उनका एसओडी पढ़ेंगे ना अपन, उन सब में काम आएंगे ना, तो tan a plus tan b plus tan c बराबर tan a into tan b into tan c होता है,
ये प्रूव करके बता रखा है, बोल रखा है रट लो इनको ना, इनके बिना काम नहीं चलेगा, दिक्कत आती रहेगी वरना आपको। अब tan a plus tan b plus tan c निकालेंगे तो फिर ट्रायंगल में बराबर आने चाहिए ना, अगर एबीसी ट्रायंगल के एंगल है तो ये बराबर आने चाहिए। व्हाट इज tan a plus tan b plus tan c, कितना आएगा? -3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मतलब, ये तीनों को जोड़ दो आप, ये तो 3/2 हो गया, ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस का 3 है तो 3/2 माइनस का 3/2। अब एक बार प्रोडक्ट निकाल लो, अब की बार निकालिए प्रोडक्ट, तो tan a into tan b into tan c को कैलकुलेट कर लो, और अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो भी -3/2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब बराबर है, सही है, इसका मतलब रिजल्ट सही आया, कोई गलती नहीं हुई अपने से, तीनों को मल्टीप्लाई। तो ये तो एक ट्रिक हो गई ना, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब तीनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी एक लाइन का स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर इस लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हम डायग्राम बना के सवाल करना पड़ेगा, फिर डायग्राम बना के एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे और कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों के स्लोप फाइनाइट है तो बिना डायग्राम बनाए इस ट्रिक से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक लाइन वर्टिकल आ गई तो ये तरीका फेल हो जाता है, फिर हमें डायग्राम बना के कैलकुलेट करना पड़ता है। डायग्राम बना, तो डायग्राम बना के कैलकुलेट कर लेते हैं अपने, और डायग्राम बना के कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे। मेरी बात समझ आई? ट्रिक से निकाल लिया मैंने, ये ट्रिक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है अपने को। इसको लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं हमेशा से लिखता हूँ, बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को फिर उसके बाद छोटे वाले। m1 m2 m3 नाम दे दो, एक बार m1 m2, एक बार m2 - m3 और एक बार m3 - m, चेक कर लो उसको। अब डायग्राम बना के करते हैं। अगर कोई एक लाइन वर्टिकल होगी फिर डायग्राम बना के करना पड़ेगा, और डायग्राम बना के करने में कोई जोर नहीं आएगा आपको, 10वीं क्लास का यूज करेंगे वो सब। फर्स्ट लाइन का डायग्राम बना दिया हमने, लेकिन लाइन वर्टिकल होगी डायग्राम बना के करना पड़ेगा हमें। इसको देखते हैं। मैंने x बराबर 0 लिखा, y 3 आ गया, x बराबर 0 पर y 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं कि स्केल से नाप के बनाना है। y बराबर 0 लिखूंगा तो x बराबर 3/2 आ जाएगा, 3/2 आपको यहाँ आ गया। फर्स्ट लाइन तो ये वाली आ गई, 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट लाइन तो ऐसे आ गई, ये 3/2 आ गया हमारे पास, वो 3 तो 3/2 आ गया। सेकंड लाइन का डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट लाइन का यूज खत्म हो गया, सेकंड का डायग्राम बना। x बराबर 0 लिखा, y कितना आ गया? 5 आ गया, y बराबर 5 पे यहाँ आ जाएगा भैया, y बराबर 5 पे यहाँ आ जाएगा। y को 0 लिखा तो x बराबर -5 आ गया, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। एक लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन हमारे पास आ गई, दिस लाइन इज, बड़ा आसान है, बस डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम बनाना भी आसान है मान लिया। और उसका डायग्राम बना दो, x बराबर 0 लिखो तो y बराबर 1 आएगा, और y बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर -1/3 आएगा। -1/3 को यहाँ मान लो, y बराबर 1 यहाँ ही सही है। डायग्राम ऐसा बनता है, डायग्राम ऐसा बनता है। तो उन तीनों साइड से ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल बन गया ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया भैया। अब इस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है वो मुझे tan कैलकुलेट करना है, फिर ट्रायंगल ये वाला बन गया हमारे पास। थर्ड लाइन हमारे पास, ये थर्ड लाइन का जो इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज 3x - y और +1 बराबर 0। थर्ड लाइन ये है। अब इसमें क्या सिंपल, हमें तीनों इंटीरियर एंगल का tan निकालना है। अब देखो हमने वहां जो बनाया था ना अभी, तो tan ए कौन सा बना था? हमने उस एंगल को a बोला था, ताकि जो m1 m2 से बना हुआ था। m1 क्या था हमारे पास? m1 बराबर 3 था शायद, 3 1 -2, ये m1 था हमारे पास, ये m2 था और ये m3 था। तो m1 m2 का मतलब जो 3 और 1 है, 3 और 1 है, उससे जो ट्रायंगल एंगल बना था उसको ये बोला था मैंने। तो 3 किसका स्लोप है? 3 स्लोप हमारे पास है इस लाइन का, और 1 स्लोप किसका है? 1 स्लोप इस लाइन का है। तो ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, इसको एंगल ए बोल दिया, क्योंकि वहां मैंने इसको ए बोला था ना भाई, वरना आपको लगेगा भाई वहां लगाया था यहाँ लगाया था, ऐसा नहीं है ना। हमने वहां जो एंगल ए बोला था, tan ए बोला था, वो m1 m2 से आया था। अब m1 का मतलब 3 और m2 का मतलब है जिस लाइन का स्लोप 3 है और जिसका स्लोप 1 के बराबर है, उनसे जो एंगल बन रहा था उसको ए बोला था हमने। अब b किसको बोला था? m2 m3 वाले, जिसका स्लोप 1 के बराबर है और जिसका स्लोप -2 के बराबर। ये एंगल भी है हमारे पास, और ये एंगल सी हो जाएगा ऑब्वियसली बात, ताकि वो सेम रहेगा भी। हाँ उससे भी सेम आया था, आपने वहां तो रैंडमली मान लिया था हमने, जिसे वहां बना ऐसे यहाँ बना दिया अपन। अब इनके एंगल निकाल सकते, एक तो मुझे इस इंटीरियर एंगल का tan निकालना है, और एक मुझे इस इंटीरियर एंगल का tan निकालना है। tan ए निकालना, अंदर वाले एंगल का tan, अंदर वाले एंगल का tan, अंदर वाले एंगल का tan। अब देखो ये जो लाइन है जो एंगल बना रही है ना, इनके इंक्लिनेशन एज्यूम कर लो। इसका इंक्लिनेशन मैंने मान लिया θ1, ये मान लिया एंगल θ2 है, और ये मान लिया θ3। आपको लगेगा इसको θ1 क्यों माना भाई, इसको θ2 मान लो, θ2 मान लो, इसको मान लो θ3, इसको मान लो θ1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का इंक्लिनेशन मान लिया θ1, एक का मान लिया θ2, एक का मान लिया θ3। अब क्या मुझे tan θ1 पता है? यस, मुझे tan θ1 की वैल्यू पता है।
व्हाट इज tan थीटा 1? tan थीटा 1 का मतलब इसका स्लोप कितना है -2। tan थीटा 1 तो -2 हो गया। क्या मुझे tan थीटा 2 पता है? यस। tan थीटा 2 का मतलब इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप 3 है। एक स्लोप इसका आ गया tan थीटा 3 और उसका स्लोप कितना आ गया हमारे पास? tan थीटा, इसका स्लोप आ गया था, ये लिख लिया। अब हम इन थीटा 1 थीटा 2 थीटा इनके tan मुझे पता है और मुझे इनके tan निकालने, तो मैं इन एंगल को क्या करूंगा? इनकी टर्म्स में निकालने की कोशिश करूंगा। इन एंगल को इसके टर्म्स में निकालने की कोशिश करूंगा। इस पॉइंट को P मान लो, आप चाहो तो इस पॉइंट को P मान लिया, इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया और इस पॉइंट को मैंने R मान लिया, ताकि बोलना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अब हम जाते हैं पहले इस एंगल को निकालने। इस एंगल का tan निकालना चाह रहे हैं, हमें इन एंगल के tan पता है, तो हम क्या करेंगे? इस एंगल को इनके टर्म्स में निकालने और tan क्लास में पढ़ के आते हैं, उस कांसेप्ट का यूज कर लो। तो इस ट्रायंगल का यूज करो, आप ट्रायंगल AQR ARQ का यूज करो, ट्रायंगल ARQ का यूज करो, ARQ। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, यानी इसको और इसको ऐड करूंगा तो इसके बराबर आएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? थीटा 2 माइनस थीटा 3 हो गया। क्या समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, इसको अल्फा मान लिया। हम जानते हैं अल्फा प्लस थीटा 3 इक्वल थीटा 2। समझते हैं मेरे हिसाब से बच्चों ने इतना तो समझते हैं आप। अल्फा प्लस थीटा 3 बराबर थीटा 2, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? थीटा 2 माइनस थीटा 3 आ गया। तो एंगल ए निकाल लिया, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ए निकाल लिया, वो आ गया थीटा 2 माइनस थीटा 3 के बराबर एंगल। समझ में आ गया वैसे ना? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, इसे निकाल सकता हूं। अब यार एंगल, इस एंगल को निकालो। अब मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल का tan निकालना है। अब मैं इस एंगल को निकालूं, क्या इस एंगल को निकालो? एक बार वर्टिकली अपोजिट है। हम कुछ नहीं कर रहे, इंटीरियर एंगल है, इनको थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके tan पता है, उनके tan निकाल लेंगे। अब ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, इस एंगल को निकालो। अब इस एंगल को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल CQP, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल CQP, ये एक्सटीरियर एंगल है, पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो थीटा 1 के बराबर आएगा। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया? थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा, तो ये जो एंगल आएगा ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर आ गया। समझ में नहीं आया? और ये जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा। यानी इंटीरियर एंगल C कितना आ गया? इंटीरियर एंगल C आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इन दोनों को ऐड करूंगा ना भाई, इस एंगल को बीटा मान लिया हमने, इस एंगल को बीटा मान लिया। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, तो बीटा प्लस थीटा 2 बराबर थीटा 1, तो बीटा बराबर क्या आ गया? थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। यानी ये जो एंगल बीटा है ये भी बीटा है, तो एंगल C आ गया, वो इंटीरियर एंगल C निकाल लिया हमने, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। और अब इंटीरियर एंगल B निकालने की दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो, या तो ज्योमेट्री से निकाल लो, वरना इन दोनों को जोड़ के क्या करो? 180 में से माइनस कर दो, इंटीरियर एंगल C निकल जाएगा ना। तो इंटीरियर एंगल एक B को निकालना है, इंटीरियर एंगल B निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 180 में से माइनस कर, इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 3 आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर ही आया, उसको 180 में से माइनस कर दिया, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों इंटीरियर एंगल के tan निकाल सकता हूं। therefore tangent of A is equal to tangent of theta 2 minus theta 3, और ये निकाल सकता हूं, what is tan theta 2? this is tan theta 2 minus tan theta 3 upon 1 plus tangent of theta 2 और tangent of theta 3 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इनके tan जानते ही हैं, what is tan theta 2? 3 minus 1 upon 1 plus 3 into 1, 1/2 आ गया। पहले भी tan क्या है? पहले भी इस एंगल को ये माना था हमने, tan हाफ आ गया था। ऐसे में tan B निकाल लूंगा यहाँ से, और ऐसे में यहाँ से tan C निकाल लूंगा। तो अगर लगेगा भाई कोई एक लाइन वर्टिकल है, सिंपल ज्योमेट्री थी, हमने लाइन के इंक्लिनेशन एज्यूम कर लिए, और कोई लाइन वर्टिकल होगी तो उसका इंक्लिनेशन एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। उस कंसेप्ट को लगाकर हमने इन एंगल्स को लाइन के इंक्लिनेशंस की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, हम tan निकाल सकते हैं इनका। समझ में आ गया ना भाई? इस तरह से इनको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। एक सवाल लिखें, करके लाना है घर से आपको। इस कंसेप्ट का यूज करना चाहे तो इस कंसेप्ट का यूज कर लें, कोई तरीका आपके दिमाग में आया तो उस तरीके, यानी इस तरह से हम टेंजेंट के इंटीरियर एंगल के tan निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है, और उस इंटीरियर एंगल का tan किसके बराबर है ये भी हम निकाल सकते हैं। एक सवाल करके लाना है, लिखो आप।
If the equations of three sides of a triangle ABC, ऐसे लिखो आप, a triangle ABC is formed by the lines, ऐसे लिखो, a triangle is formed by the lines, a triangle is formed by the straight lines, by the lines whose equations are AB. ट्राइंगल ABC बोल रहे हैं, उससे मेंशन कर रहे हैं वो AB का इक्वेशन ही है ना, x + y - 5 = 0. AB को मेंशन कर दिया मतलब AB का इक्वेशन है, रैंडम नहीं लेना आपने. फाउंड बाय द लाइंस whose equations are AB का इक्वेशन ये है, BC का इक्वेशन. BC का जो इक्वेशन हमारे पास है that is x + 7y, x + 7y - 7 = 0. थर्ड CA का जो इक्वेशन हमारे पास है that is 7x + y + 14 = 0. ये ट्राइंगल ABC तीनों साइड्स का इक्वेशन दे दिया उन्होंने, मेंशन कर दिया मतलब ये AB का है, ABC का है, CA का है. Then find the equation of bisector of interior angle A. And exterior angle B, and exterior angle B. Then find the bisector of interior angle A and exterior angle B. हमें दो लाइन अगर दे रखी हो तो उनके बीच के एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालना आता है, उनके बीच के ऑब्टूज एंगल का बाइसेक्टर निकालना आता है, उस एंगल का निकालना आता है जिसमें ओरिजिन है, उस एंगल का निकालना आता है जिसमें एक गिवन पॉइंट है ना. ये सब हम जानते हैं. अब उन जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, उसकी तीनों साइड दे रखी है, और ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेगा, जो अंदर एंगल A बनेगा, उस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकालना है. इसके लिए आपको इस बात की आवश्यकता महसूस होगी कि अंदर जो एंगल A बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा कि ऑब्टूज एंगल बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल B, जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल तो B होगा, हमें एक्सटीरियर एंगल B, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल B बन रहा है, हमें उस एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है. ये दोनों सवाल करके लाने हैं आपको. अब जो समझाया गया है तो उसका यूज करें, या कोई और तरीका आपके पास हो तो उसका यूज करके ला सकते हैं ना. ये सवाल करके लाना है. तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन. काफी खत्म हो गया ना, काफी टाइम लग गया आप लोगों को पढ़ने में ना. हर चीज लिखाई है आपको, एक छोटी सी चीज भी लिखाई है, आपको कोऑपरेट करना है. इनको पढ़ते रहे आप, रिवीजन करते रहे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करें. आपका ही सहयोग रहेगा और आपको ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ना. हर चीज को पढ़े लाइन में जो पढ़ाया गया है, मतलब आपको याद नहीं करनी चाहिए. कभी जरूरत पड़े ना तो आपको निकलना चाहिए यार. मैं कोई बात लिखूं पढ़ाई हुई तो आपको कोऑपरेट करना है. हाँ सर बताया आपने, आपको समझाने की जरूरत नहीं, अब काम चल जाएगा हमारा. बस इतना सा कोऑपरेशन चाहिए आपको. तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. शुरू करेंगे इसे उसको ना, मैंने कहा था आज आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. फॉर्मूलों की भरमार है इसमें, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो. हर चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है, जो हमारे काम का हो वो इंटरेस्टिंग है. और हमारे काम का कौन सा, जो जिसके जेई में सवाल आते हैं, जेई में सवाल भी आते हैं, जेई मेंस में भी सवाल आते हैं, इसके जेई एडवांस में भी सवाल आते हैं ना. किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, मतलब अपने पास ऑप्शन नहीं होता है यहाँ ना. IIT की तैयारी जब करते हैं ना तो ऑप्शन नहीं होता किस चैप्टर को छोड़े, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है ना. वो कभी कभार चैप्टर को साफ कर देता है, कई बार चैप्टर के सवाल की भरमार कर देता है. वेटेज फिक्स नहीं है ना. अपन ये मान के चल नहीं सकते कि ये चैप्टर बेकार है. सारे चैप्टर अच्छे हैं, हर चैप्टर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको. मान लो कोई चैप्टर छोड़ा अपन ने, उसका एलिमेंट्री सवाल आ गया तो बेकार हो गया वो अपने लिए. तो अपना छोड़ने के बाद तो सोचनी ही नहीं है ना, हर चैप्टर में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है. तो काफी फॉर्मूले होते हैं इसमें, और इसको पढ़ने के बाद ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जान जाते हैं अपन, सब कुछ नॉलेज आ जाती है ट्राइंगल के बारे में. तो फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे अपन साइन रूल, जो शायद फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है आपको, आप थोड़ा जानते हैं फिजिक्स के अंदर में. साइन रूल के बारे में, साइन रूल पढ़ेंगे अपन. तो देखिए इन ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC साइन रूल क्या होता है इसके बारे में स्टेटमेंट लिखते हैं. इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, एनी का मतलब चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्टूज एंगल हो. इन एनी ट्राइंगल ABC, its sides are proportional to the
साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल, साइन ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल, साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल, यानी वो एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं होता, एंगल का जो साइन है उसका प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हम ऐसे जानते हैं ट्राइंगल के अंदर बड़ी साइड अगर होगी, बड़ी साइड के सामने का एंगल भी बड़ा होता है और छोटे सामने की साइड का एंगल भी छोटा होता है, ये हम जानते हैं। तो इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इट्स साइड्स, साइड का मतलब साइड लेंथ, आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल। एंगल हम जानते हैं ट्राइंगल में कन्वेंशन होता है, ये पहले भी कभी बताया होगा हमने आपको ना, ट्राइंगल में कन्वेंशन होता है कि ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और एंगल के सामने जो साइड है, ए के सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए का मतलब बीसी की लेंथ, बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी के सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कन्वेंशन होता है। मतलब हालांकि एग्जाम में सवाल एक बार ही आता है तो लिख देते हैं वेयर एबीसी आर द साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू वर्टेक्स एबीसी रिस्पेक्टिवली, इसे लिख देते हैं। लेकिन अपन सवाल ज्यादा करेंगे तो भाई स्मॉल एबीसी का मतलब लेंथ हो गई और कैपिटल लेटर होंगे वो ट्राइंगल के एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा भाई ए जो होगा ना, ये साइड जो है ये इस एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं है, एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ए, बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन बी एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन सी। यानी अपन ये बोलना चाह रहे हैं ए अपॉन साइन ए, मैथमेटिकली बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड का सामने वाले एंगल के साइन से रेशियो निकालूंगा तो वो रेशियो क्या है, सेम आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, हम समझते हैं। और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना, बेसिकली वो आर के बराबर आएगा, उसको बाद में निकालेंगे, अभी प्रूव नहीं करेंगे कि वो आर के बराबर आएगा। बेसिकली ये जो रेशियो होता है ये उस ट्राइंगल की सर्कम रेडियस के बराबर होता है, 2r के बराबर, 2r के बराबर होता है। दिस इज 2r वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, r इज सर्कम रेडियस। सब लिखा रखा है, एक एक पॉइंट लिखा रखा है, मीडियन का मतलब भी लिखा है मैंने आपको, सर्कम सर्कल का मतलब भी लिखा है मैंने आपको। तो ये बाद में निकालेंगे अपन भाई, ये जो रेशियो होता है ट्राइंगल के अंदर ये 2r के बराबर आता है, और 2r में जो r है वो ट्राइंगल की सर्कम रेडियस है, यानी a अपॉन sin है, b अपॉन sin, साइड ले लेंगे, साइड के सामने का जो एंगल होगा, साइड के सामने का एंगल ये उसके साइन के प्रोपोर्शनल, a अपॉन sin है, b अपॉन sin भी निकालो, c अपॉन sin से निकालो, ये रेशियो सेम आता है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल को चेंज करूंगा तो इस रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी एक ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल मान लो ये, अब ट्राइंगल मान लो ये ट्राइंगल मैंने ऐसा बना दिया, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये रेशियो सेम आएगा, लेकिन हो सकता है इस ट्राइंगल में इस रेशियो की वैल्यू अलग आए और उस ट्राइंगल में इस रेशियो की वैल्यू अलग आए, इसका सर्कम रेडियस अलग आ सकता है, उसका सर्कम रेडियस अलग आ सकता है। हर दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है सबका सर्कम रेडियस सेम आएगा ऐसा नहीं है। तो ट्राइंगल को चेंज करने पर इस रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी एक गिवन ट्राइंगल में ये रेशियो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब इसको प्रूव कर सकते हैं चाहे तो, प्रूव करने के बाद देखेंगे भाई इसका यूज कैसे करेंगे, इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए बस मैं एक ही बना रहा हूँ, एक्यूट एंगल, वरना प्रूव सब में कर सकते हैं, ऑब्टूज एंगल में भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल उसमें भी प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव कर दो आप। तो प्रूव करने के लिए मैंने ट्राइंगल बना लिया, रिलेशन याद रखना पड़ेगा, यूज कैसे करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे अपन अभी। ये देखिए प्रूव करना है, मान लो अब मैं साइन की बात करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, और मान लिया भाई ये एल्टीट्यूड है, ये फुट ऑफ द एल्टीट्यूड हो गया, तो दो ट्राइंगल आ गए मेरे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, मैं sin B निकाल सकता हूँ, sin B इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल c। हम जानते हैं भाई ये स्मॉल a के बराबर, ये स्मॉल b के बराबर और ये स्मॉल c के बराबर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने sin B निकाल लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, sin C is equal to perpendicular upon hypotenuse भी आ जाएगा। अब मैं AD यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, AD यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, और अगर मैं AD को कैलकुलेट करता हूँ तो AD कितना आ जाएगा, C sin B, और वहां से कितना आ जाएगा, B sin C। ये भी AD के लेंथ है, ये भी AD के लेंथ है, दोनों को बराबर कर दिया, मतलब यहाँ से रेशियो निकाल लिया, B अपॉन sin B इज इक्वल टू और C अपॉन sin C। सवाल ये फर्स्ट सम है, इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया हमने। अब आप थोड़ी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप कोऑपरेट करेंगे ना, आपके पास ऐसा कर सकते हैं भाई साइन ए का नाम नहीं आया इसमें, भाई साइन ए लाने के लिए अब यहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, अब यहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर,
इसको ई इज्यूम कर लो आप। हमने एडी 2 बार निकाला, एडी 2 बार, एलटीडी 2 बार निकाल लिया हमने। अब ट्रायंगल को मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये वाला बन जाएगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। यहां से मैं साइन ए निकाल लूंगा और यहां से मैं साइन सी निकाल लूंगा और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी है ना। मेरी बात समझ आ गई ना? आपके बार यहां से ड्रॉ कर दिया हमने एल्टीट्यूड, यहां से ड्रॉ कर दिया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एईबी, एक बार एईबी में निकाल लो और एक बार निकाल लो एक बार निकाल लो बीईसी में, बीईसी में निकाल लो। एईबी में क्या निकाल लेंगे? बस साइन ए निकाल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल एईबी साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है? सी है ना। और इस वाले ट्रायंगल में साइन बी निकाल लेंगे, साइन बी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे। परपेंडिकुलर तो बी आ जाएगा और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए। तो यहां से भी बी निकाल लो, बी आएगा और ए नहीं आएगा, बी आएगा। परपेंडिकुलर को बी बोल रहे हैं ना, बी हो जाएगा परपेंडिकुलर को। यहां से आएगा बी इज इक्वल टू सी साइन ए इज इक्वल टू, यहां से निकालेंगे तो आएगा ए साइन सी। मतलब दिखा सकते हैं यहां से आ जाएगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट सी अपॉन साइन सी इसके बराबर भी है और सी अपॉन साइन सी इसके बराबर भी है, तीनों बराबर होगा इसका मतलब। तो ये प्रूव कर दिया अपन ने। तो ट्रायंगल कैसा भी हो ये वैलिड होता है, एक साइड हो और साइड और उसके सामने का जो एंगल है उसके साइन का रेशियो उस ट्रायंगल में कांस्टेंट रहता है। और बेसिकली वो जो कांस्टेंट आएगा अपन बाद में ड्राइव करेंगे इसको, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ सर्कमरेडियस ऑफ दैट ट्रायंगल एबीसी, उसके सर्कमरेडियस के डबल के बराबर होता है। यानी वो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर होता है ये रेशियो, ये रेशियो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर। अभी हाल फिलहाल इसको के मान लेंगे हम, अब इसको के मान लेंगे हम, मान लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है ना, वो जो कांस्टेंट है वो के, उस के की वैल्यू को बाद में निकालेंगे ना। अब देखो यूज कैसे करेंगे ना, तो देखो ट्रायंगल में क्या है, हमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती है ना। तो अगर मैं साइन रूल का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो एक तो भाई हम ऐसे ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को कि अगर मुझे मान लो तीनों साइड दे रखी हो ना तो मैं साइन रूल का यूज करके कुछ नहीं कर सकता। मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है तो इस फॉर्मूले का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई तीनों साइड है हमारे पास, तो एंगल तो एक भी नहीं है, बेकार है फॉर्मूला। तीनों एंगल दे रखे हो तो भी साइन रूल का यूज करके कुछ नहीं कर सकते आप, तीनों एंगल दे रखे हो तो भी कुछ नहीं कर सकते आप, साइड एक भी नहीं है हमारे पास। तो अगर मुझे इसका यूज साइन रूल का मैं यूज कब करने की कोशिश करूंगा? जब ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हो, मान लो 2 साइड दे रखी है, कोई एक एंगल दे रखा हो, मान लो मुझे एंगल ए दे रखा है, अगर मुझे 2 साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो तो भाई मैं इन दोनों रेशियो का यूज करके साइन बी निकाल लूंगा। और साइन बी का मतलब मैं एंगल बी निकाल लूंगा। एंगल है मुझे दे रखा था, एंगल बी मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अब 2 एंगल आ गए तो तीसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं, और तीसरा एंगल आ जाएगा तो तीसरी साइड भी निकाल लेंगे। तो 2 एंगल दे रखे हो, एक साइड दे रखी हो, 2 साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, है ना, तो फिर हम साइन रूल का यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। या कभी भी इसको ध्यान से भी देखें अगर अपन, तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू k sin a, a इक्वल टू k sin a, b इक्वल टू k sin a, k क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, c इक्वल टू k sin c। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट आया भाई यहाँ साइड है और यहाँ एंगल है, मुझे साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें साइन रूल का यूज करना चाहिए। साइड को ए हो, ए को मुझे गायब करना हो, एंगल ए लाना हो, भाई ए की जगह के साइन लिख दो। साइड बी को मुझे हटाना हो, उसकी जगह एंगल लाना हो तो एक बी की जगह के साइन भी लिख दो। साइड सी को हटाना हो, यानी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना हो तो हम साइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं एंगल हो, एंगल के साइन हमारे पास हो, एंगल के साइन हो, उनसे साइड लानी हो तो साइन ए को लिख सकते हैं ए अपॉन के, साइन बी को लिख सकते हैं बी अपॉन के, साइन सी को लिख सकते हैं सी अपॉन के। ठीक है ना, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। 2 साइड एक एंगल हो, तीनों एंगल हो तो बेकार है, तीनों साइड हो तो बेकार है। अगर साइड है और एंगल भी अगर ये वाला होता तो बेकार था, फिर 2 साइड तो ये है और एंगल ये वाला हो जाता, एंगल भी फिर ये वाला होना चाहिए ना, ताकि जाके यूज कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली समझ रहे हैं अपन, और इससे समझ रहे हैं भी साइड को एंगल में कन्वर्ट करना हो, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो तो हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सवाल लिखें, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग्स। फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी बाई 2।
ये प्रूव करना है। सेकंड हमें प्रूव करना है a इंटू साइन ऑफ a/2 प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c साइन a/2। अब हमें प्रूव करना है a स्क्वायर साइन बाई b माइनस c अपॉन साइन a प्लस b स्क्वायर साइन c माइनस a अपॉन साइन b प्लस c स्क्वायर साइन a माइनस b अपॉन साइन c इज इक्वल टू 0। फोर्थ हमें प्रूव करना है a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c by 2 your tangent of a minus b by 2। ये प्रूव करना है। अब सिवाय इनमें फॉर्मूला के कोई नहीं है ना। साइन रूल जो पढ़ा है ना हमने चैप्टर में, उसका रोल तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है आपको, बारी बारी से प्रूव करना है। सबसे आसान इसमें ये है, मैं यही बताऊंगा करके आपको। टीचर तो आसान चीज समझाएगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड चीज तो आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, है ना। सब चीज में बताना टीचर ऐसी बात नहीं है, लेकिन टीचर का रोल बेसिकली होता है कंसेप्ट समझा देना, भाई ऐसा करते हैं। उसके बाद तो देखो आप समझते हैं इस बात को ना, अगर आप ऑनेस्टली सोचेंगे मैं सही बोल रहा हूँ शायद ना, बट टीचर तो कंसेप्ट सिखाएगा, सवाल भी करवाता है बहुत सारे सवाल करके बताता भी है ना। तो ये डिस्कस करते हैं, बाकी भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं अपने। पहले नोट कर लो इनको आप। साइन के साथ जो भी आएगा लेटर वो एंगल लेटर कैपिटल होगा। साइन के साथ जो आएगा वो एंगल होगा। ये स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंगल है। तो पहले नोट कर लिया होगा, इनको बारी बारी से प्रूव करना है आपको। पहले फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाले में ये है कि भाई हमें प्रूव करने का मतलब ये ट्रायंगल एबीसी का मतलब स्मॉल लेटर साइड्स है और जो लेटर कैपिटल है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भाई साइड अलग है और एंगल अलग है। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो साइड्स एंगल में लानी है। मुझे अपने आप फीलिंग आ रही है भाई मुझे साइन रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही जगह लिख दूंगा मैं के साइन है, बी की जगह के साइन बी और सी की जगह सी के साइन सी। सवाल पहली बार कर रहे हैं तो साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंस इन ट्रायंगल एबीसी a अपॉन साइन है, अगर एग्जाम में करेंगे अपन कैसे लिख देंगे, सिंस फ्रॉम द साइन रूल a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। हमने एज्यूम कर लिया कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया, a बराबर k sin a हो गया, b बराबर k sin b हो जाएगा। पहली बार कर रहे हैं इससे पूरा लिख रहे हैं, वरना आगे से अपन मान लेंगे भाई a बराबर k sin a, b बराबर k sin b और c बराबर k sin c, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इससे साइड्स क्या है, एंगल में आ गई है और साइड्स को एंगल में लाना है अपन, देयरफॉर LHS, ये LHS निकाल दो। LHS क्या लिखा है LHS में, a plus b अपॉन c। हम जानते हैं a के अंदर भी k है, b के अंदर भी k है, तो k कॉमन आ जाएगा, और c के अंदर भी k है तो k हट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, साइन a प्लस साइन b। सारा ट्रिग्नोमेट्री का रोल है इसमें ना। जितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होंगे ना, ये चैप्टर उतना अच्छा लगेगा आपको। और फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होगा, सवाल ही आगे नहीं बढ़ेगा ना। अब ऊपर साइन c प्लस साइन d लगा दो, ऊपर साइन c प्लस साइन d लगा दो, तो साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d by 2 cos ऑफ c माइनस d by 2। अब नीचे रुक जाओ आप, भाई दिख रहा था भाई ये एंगल आधे हो रहे हैं, c माइनस d लेके आ गए ना। अब देखो हमें ऊपर चाहिए cos a माइनस b by 2, ये तो आ गया ऊपर तो। अब ये हटना चाहिए इसका मतलब, अब ये कैसे हटेगा, नीचे बनेगा, नीचे बनना चाहिए। अब देखो हमें नीचे चाहिए sin c by 2, हमारे पास तो एंगल c है, हमें उसका आधा एंगल चाहिए। आधा एंगल लाने के लिए क्या करें, इसको लिखें 2 sin c by 2 cos c by 2। बड़े ढंग से पढ़ाइए ट्रिग्नोमेट्री, हमने आपने रिवीजन नहीं किया हो तो आपका फॉल्ट है, वरना ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर काउंट करा करो, कितने लेक्चर में पढ़ाया जाता है आपको, कितने सवाल कराए जाते हैं आपको, ये आपको फील करना चाहिए ना। फिर भी आपको शिकायत रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। शिकायत तो देखो किसी से भी कर सकते हैं, हमारी ऐसी बात नहीं है, भगवान से भी कर सकते हैं कई बार शिकायत। तो हम भगवान नहीं, हम तो बहुत छोटी सी हस्ती है, बहुत चीजें तो बहुत साधारण होता है बेचारा। टीचर तो बेचारा होता है, तो दया का पात्र होता है, मेहनत करता रहता है। पता नहीं बच्चे उसको लाइक करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन टीचर मेहनत कर सकता है वैसे। तो ये तो हमने रोक लिया। बाकी हमें देखना है, समय एंगल आधा चाहिए था तो साइन सी को ऐसे लिख दिया हमने। अब हमें एक तो ये गायब करना है, 2 से 2 को गायब कर दो। अब ऊपर ये रोकना है और नीचे इसको रोकना है लाना, क्योंकि अपने को ये ऊपर ये चाहिए, नीचे ये चाहिए। अभी अनवांटेड है, डिजायर्ड नहीं है, ये कट जाएंगे इसका मतलब।
तो काटना आता है भाई, यहाँ तो एंगल है, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज a प्लस b प्लस c बराबर पाई होगा बेसिकली। तो व्हाट इज a प्लस b बराबर पाई माइनस c आ जाएगा। therefore a प्लस b by 2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस c by 2। ये सारा साइड में दिखा दिया हमने ना, क्योंकि वहां लिखेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं अगर a प्लस b by 2 पाई बाई 2 माइनस c by 2 है, अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 माइनस c by 2 लिखूंगा तो व्हाट इज साइन पाई बाई 2 माइनस c by 2 cos c by 2। तो इस cos c by 2 से cos c by 2 हट जाएगा, सामने दिखा दिया हमने यहाँ। चाहो तो ये लिख दो भाई साइन, therefore साइन ऑफ a प्लस b by 2 इज इक्वल टू cos of c by 2। दिखा दिया, कट गया और आगे प्रूव कर दिया। प्रूव करने के ऊपर आ गया cos माइनस b by 2, नीचे आ गया sin c by 2। सेकंड वाला प्रूव करो फटाफट आप, बाकी फिर घर से करके आना। सेकंड वाला अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ भी, उसको ध्यान से देखना। आप तो प्रूव करना है, उस पर नजर रहनी चाहिए आपकी ना, प्रूव करने वाले पे नजर रहनी चाहिए। और उसमें साइड एंगल मिक्स कर रखे हैं, तो प्रूव तो हमें वो करना है, उसमें साइड को अलग कर लो, एंगल को अलग कर लो। भले वो प्रूव कर रहे हैं उसमें साइड भी है एंगल भी है, लेकिन हम साइड को अलग कर सकते हैं और एंगल को अलग कर सकते हैं, ताकि साइड्स को फिर एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड वाला प्रूव करने के लिए हम पहले ये दिखा देंगे, b प्लस सी अपॉन ए निकाल लेंगे। हम उस रिलेशन को ऐसा लिख देंगे, b प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं sin a by 2 प्लस b, sin a by 2 प्लस b अपॉन क्या लिखा हुआ है cos a by 2 अपॉन लिखा हुआ है sin a by 2। उसको ऐसे लिख लो आप। प्रूव तो वो करना है जो लिखा हुआ है, प्रूव वैसे ही करेंगे, लेकिन पहले ये प्रूव कर देंगे और ये प्रूव करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और दिखा देंगे उनको बराबर आ गया, ताकि साइड अलग हो गई और एंगल अलग हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना? पहले इसको ऐसे लिख लिया, साइड को अलग कर लिया, आपस में रख दो, b की जगह k sin b, c की जगह k sin c। और जो लाना है वो बार बार देखते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे बार बार हम इसको, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर बार बार देखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। फिर मैं लाना ये, मेरे पास ये आया है, मुझे लाना ये, मेरे पास ये आया है, मुझे लाना ये, ऐसे बार बार सोचता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तभी आएगा सवाल है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस है, हमारा एडवांटेज रिजल्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, लाना ही है। और एग्जाम में भी लिखा हुआ होगा, तो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, दिखता तो रहेगा अपने को, लाना क्या है दिखता रहेगा। और ये एडवांटेज पे रहेगा हमारे, क्या लाना है दिखता रहेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को, सोचना आसान हो जाता है उसके। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये लगा लिया हमने, b की जगह k sin b, c की जगह k sin c। अब हम चाहते हैं ऊपर साइन आया हमारे पास, नीचे sin a by 2 है, नीचे sin a by 2 है। नाउ व्हाट इज b प्लस c? b प्लस c आएगा पाई माइनस 1, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस a by 2। और व्हाट इज sin पाई बाई 2 माइनस a by 2? cos a by 2। इस cos a by 2 से cos a by 2 कट जाएगा, और ऊपर से क्या बचा? cos b माइनस c by 2 बचा हमारे पास, और नीचे क्या बचा? sin a by 2। जो कर सकते थे वो कर लिया हमने, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, तो साइन चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल में क्या है? बी और सी है, जबकि यहाँ एंगल में ए और बी है। तो एंगल बी से दिक्कत नहीं है, एंगल बी तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एंगल ए है नहीं, और यहाँ एंगल सी नहीं है। तो एंगल सी को मुझे हटाना है और उसकी जगह ए और बी लाना है, बस वो उसको देखने से मालूम पड़ गया। हम जानते हैं ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो सिंस सी इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस बी। तो ये जो b माइनस सी बाई 2 एंगल, इसको ये अलग से कैलकुलेट कर लो आप। therefore b माइनस सी इज इक्वल b माइनस सी इज इक्वल b की जगह b लिखा, माइनस ये आ गया पाई माइनस a प्लस बी।
ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वरना बार बार कॉपी करना पड़ेगा। हमें b माइनस सी बाई टू एंगल चाहिए, तो b माइनस सी निकालनी है, b माइनस और c को रख दिया हमने। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2b, है ना, आ जाएगा b माइनस पाई प्लस a प्लस। इसको मैंने ऐसे लिखा मैंने माइनस पाई माइनस a प्लस 2b। देखो सही सही लिखा है मैंने ऐसे लिख दिया ना, क्योंकि वो माइनस पाई थीटा माइनस पाई लिखा हुआ आता है ना, बड़ा अजीब गरीब लगता है। उसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अच्छा लगेगा, वो तो पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, पाई माइनस और ये a प्लस 2b आ गया। हमें क्या चाहिए, b माइनस सी बाई टू चाहिए, b माइनस सी बाई टू। तो b माइनस सी बाई टू निकालना, b माइनस सी बाई टू निकालूंगा तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा आ जाएगा, माइनस साइन तो बाहर है, रह जाएगा पाई बाई टू माइनस a बाई टू प्लस b। ये सब हमने साइड में कर दिया ना, ताकि यहाँ बार बार लिखना नहीं पड़ा अपने को। अब तो b माइनस सी बाई टू को रेडी कर लिया हमने। ये क्या है, माइनस अल्फा मान लिया इसको, पूरे एंगल को मैं समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन लिख रहा हूँ मैं शायद, इसको मैंने अल्फा मान लिया। तो माइनस माइनस पूरा क्या हो गया, अल्फा हो गया ना, पूरा अल्फा हो गया। अब कॉस के अंदर क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लिख लो चलो एक बार, वरना कोई बात नहीं है ना। कॉस की जगह कॉस आ गया, और जो एंगल था माइनस, और वो कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस a बाई टू प्लस b, ये ऐसा आ गया। ब्रैकेट बहुत सारे लगाने पड़े अपने को, और साइन a बाई टू। क्लियरिटी से लिखना हो, एक एक लाइन को लिखना हो, अच्छी तरह लिखना हो, लिखना ही पड़ेगा फिर ऐसे, वरना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं बना दो। तो कॉस की जगह कॉस था, और ये जो एंगल था उसकी जगह लिख दिया माइनस, तो बाहर लिख दिया मैंने, और पाई बाई टू माइनस a। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, इस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा। किसको बोल रहे हैं अपन, a बाई टू प्लस b को बोल रहे हैं। यानी साइन रूल का जो यूज था वो एक लाइन में खत्म हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का रूल आ गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का रूल आ गया। बाकी तीनों करके लाने हैं फिर आपको, बाकी फिर डिस्कस करेंगे, कल अपन बताऊंगा आपको करके, ऐसी बात नहीं है ना, आपको प्रयास करके लाना है। साइड्स को अलग कर लो, एंगल को अलग कर लो, और साइड्स को साइड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए साइन रूल का इस्तेमाल कर लिया। होमवर्क डिस्कस करते हैं अपन। हम आ गए थे मेरे हिसाब से, कल का भी मंडे वाला होमवर्क भी बचा हुआ था हमारा शायद, 30 तारीख वाला जो होमवर्क था उसमें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 11 और 16 तो कर लिया था हमने, 17 और 19 बचा हुआ था मेरे हिसाब से ना, 17 19 बचा हुआ था, तो उनको डिस्कस करना बाकी है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 17 और 19, ये मंडे वाला होमवर्क बचा हुआ है अपने, उनको डिस्कस करते हैं पहले। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 17 एंड 19, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 17 एंड 19। तो 17 में हो गया होगा वैसे तो, आप सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, एक रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, और दोनों साइड परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है आपस में, और हमें उसका एरिया दिया हुआ है, और डायगोनल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका लोकस निकालो। रेक्टेंगल बना लिया ऐसे, इस तरह से हमने रेक्टेंगल बना लिया है, रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल की दो साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनका इक्वेशन नहीं हो सकता, वो इनका इक्वेशन भी नहीं हो सकता, एक इसका एक इसका होगा। मैंने मान लिया भाई ये x माइनस वाई बराबर 0 है, एक इसका इक्वेशन है, और एक हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, एक इसका इक्वेशन आ गया। इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया मैंने मान लिया भाई इसके रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, और एक रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी, इसको b मान लिया मैंने, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है a इंटू बी बराबर 20, ये 20 दिया हुआ है अपने को। अब हम देखते हैं भाई हमें इसके डायगोनल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो इसको P मान लिया हमने, इसको मान के जिसका लोकस निकालते हैं उसको इसको मान के मान लेते हैं, हमें इसका लोकस निकालना है। उसके लिए हमें जानकारी है, दोनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है, एरिया में दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन फिक्स है, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं हो रही, ये लाइन चेंज नहीं हो रही, ये पॉइंट मूविंग है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कम ज्यादा कर सकते हैं ना, 5 इंटू 4 करके 20 आ सकता हूँ, 10 इंटू 2 करके 20 आ सकता हूँ, 20 इंटू 1 करके 20 आ सकता हूँ ना, तो ये लेंथ और विड्थ को चेंज करके सकता है, लेकिन इक्वेशन ये रहेगी, इसकी इक्वेशन ये रहेगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, एरिया फिक्स है। अब मुझे इस मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना है, तो भले ये पॉइंट मूविंग है, लेकिन अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूंगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये किसके बराबर आएगी, ये a/2 के बराबर आएगी, ये a/2। अगर ये पूरा a है, a भी वेरिएबल है ना, मैं बोलता हूं एरिया कांस्टेंट है, तो इसको 10 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 5 कर दें, इसको 4 कर दें, a भी वेरिएबल है ना,
लेकिन ये जो डिस्टेंस आएगी ना जो भी, ये a/2 आएगी, a/2। समझते सही बोला सर मैंने, ये a/2 आ जाएगा। और अगर मैं इसके निकालूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, तो ये b/2 के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा b/2। इसको मैंने q मान लिया और इसको मैंने r मान लिया, यानी p पॉइंट की मैं इससे डिस्टेंस निकालूं pq, या p पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालूं pr, तो मैं बोल सकता हूं कि pq into pr ये a/b/4 के बराबर आएगा, ab/4 के बराबर आएगा। ये डिस्टेंस भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ गया है, क्योंकि a भी कांस्टेंट है, a तो वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, a b का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो 20/4 कितना आ गया, 5 आ गया, और हमारा काम चल रहा है। क्या pq निकाल सकते हैं? यस, pq निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं pq का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें नीचे अंडर रूट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो पहले। ये कितना आया, 5 आ गया, 5 से पहले ये इसकी स्क्वायरिंग कर दो, pq स्क्वायर अपॉन p into pr स्क्वायर इज 25 आ जाएगा। अब pq स्क्वायर मैं निकाल सकता हूं, और निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, पर अब इसका कोई रोल ही नहीं, तो pq स्क्वायर निकाल सकते हैं। pq स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, h प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, pq स्क्वायर आ गया। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल ली, ऐसे pr स्क्वायर निकाल ली, तो आ गया x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, अपॉन 2 आ जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ 25, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये h माइनस k आ जाएगा। मतलब therefore locus of h, k is x plus y माइनस का 2 x माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ था, माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 0। 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी है, a माइनस बी लगा देंगे, और a प्लस बी, a माइनस बी लगा के a प्लस बी, a माइनस बी का यूज कर लेंगे, और उनको क्या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रखा है वो, और जो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा ना, उनको अलग अलग जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, और उनको भी मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रखा है उन्होंने, ऐसा लिख रखा है। कर लेंगे मेरे हिसाब से, इसके बाद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 के बाद 19 पर आ गए, 19 पे मैंने दिया था, तो 19 तो हो जाएगा आसानी से। उसमें क्या लाइन चाहिए हमें, मैंने सवाल भी कराए क्लास में, दो इस तरह के, वो ठीक है, दोनों होमोजेनियस से कराएं, लेकिन यहाँ से लाइन निकालना आसान है, हो सकता है आपने भी वैसे ही किया, जिसमें बता रहा हूँ, सोल्यूशन पे दिया हुआ है वैसे आपको, ये लाइन पैड दिया हुआ है अपने, एक्स वाई माइनस का 3y स्क्वायर, और वो दिया हुआ है प्लस का y माइनस का 2x और प्लस 10 बराबर 0। हमें उन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और यहाँ से आने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर है, जो ओरिजिन से पास होंगी और यहाँ से आने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो पहले मुझे यहाँ से लाइन निकालनी है, लाइन निकालने के लिए हम देखें भाई डिग्री 2 वाले टर्म्स है, इनको फैक्टराइज कर देंगे, मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, x माइनस 3y, इनसे मतलब ही नहीं अपने को, डिग्री 2 को फैक्टराइज किया, अब एक फैक्टर में जोड़ दो c1, y प्लस c1 बराबर 0, एक लाइन तो इस तरह की आएगी, और एक लाइन आएगी x माइनस 3y बराबर 0 प्लस c2 बराबर 0। अगर पूरी लाइन निकालनी होती तो मैं c1 c2 को निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करता और कंपेयर कर लेता, हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं चाहे c1 या c2 कुछ भी आए, इनके स्लोप में चेंज नहीं आएगा, स्लोप में कंट्रीब्यूशन नहीं है c1 c2 का, हमें वो लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रही है और यहाँ से आने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो वर्टिकल होगी। अब वर्टिकल लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है वो क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, मतलब x बराबर 0 हो गई, यानी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है 3x प्लस y बराबर 0 आ गई। बस इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन है, these are the lines passing through the origin and are perpendicular to the lines represented by this। यानी दोनों लाइन पूरी निकालने की जरूरत नहीं थी, c1 c2 को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। c1 c2 कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनके स्लोप पे फर्क नहीं पड़ेगा, फटाफट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये तो कल का पूरा कर लिया हमने ना, अब ट्यूसडे वाले पर आ गए अपन। तो एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 F4 हो गया, आपसे F4 में कोई दिक्कत नहीं आई, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होमोजेनाइज कर देंगे और होमोजेनाइज करके जो है कंडीशन निकाल लेंगे। एक्सरसाइज इनके पार्ट 2 के B8 पर आ गए, तो B8 में मैंने लिखा था, आपने पढ़ के देखा होगा ना, तो बस B8 में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, वहां लोकस वर्ड लिखा हुआ नहीं है ना, तो वहां लोकस लिख सकते हैं, चाहे तो आप B8 में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। वो B8 एक्सरसाइज इनका पार्ट 2 था ना, B8 एक्सरसाइज इनका पार्ट 2 B8। तो लैंग्वेज में लोकस लिख देंगे वहां पर, ताकि लोकस से क्या क्लियर हो जाएगा वो,
और मैंने कराया था, आपने नंबर भी लिख के बताया था मैंने, वो दोनों सवाल सेम है और वो लिखा हुआ है भाई उसमें लोकस। तो यहाँ ऐसा लिख लेंगे B8 के अंदर, इफ द लोकस B8 के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, B8 की लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे हम। इफ के बाद लिख देंगे लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस लिखा हुआ नहीं है लोकस ऑफ पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, मतलब पॉइंट का लोकस सेटिस्फाई करेगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट P वेयर लाइन इज ड्रॉन, यानी ये वेरिएबल पॉइंट्स का लोकस निकालने का मतलब वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ से लाइन ड्रॉ हो रही है, वो एक्स एक्सिस को ए पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी पर काट रही है, और जो लोकस आ रहा है अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो पी बी का स्क्वायर और प्लस बीटा लिखा हुआ है, फिर आगे फिर वाई स्क्वायर अपॉन पी ए का स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1। तो अगर लोकस इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये पी ए भी कांस्टेंट है, पीबी भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है। तो हमने वो जो सवाल का नंबर लिखा था ना, वो सेम सवाल है, बस वहां लोकस निकालेंगे, बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो लोकस आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए का मतलब पी ए को ए मान लो या पीबी को ए मान लो, उसको भी मान लो, और लोकस निकाल के कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद F3 पर आ गए, F3 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद आ गए अपन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कराया था आपको एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको। उसके बाद आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। तो 18 ये जेई में आया है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। 18 ये जेई में आया है, काफी समय पहले सवाल जेई में आया हुआ है, तो आसान है, आपने डायग्राम भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हमें बाइसेक्टर दे रखा है, एक तो लाइन दे रखी है x + y = 3, एक तो लाइन चाहिए, और ये जो लाइन पेयर है, ये जो लाइन पेयर दिया हुआ है x² - y² - 2y + 1, वो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया और इंटरचेंज कर लिया। ये जो लाइन पेयर दे रखा है, इस लाइन पेयर से लाइन जो आ रही है, उनके जो एंगल बाइसेक्टर है, उन एंगल बाइसेक्टर और इस लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना है, या तो मैं जॉइंट इक्वेशन निकालूं, लेकिन ये होमोजेनियस तो है नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं या तो लाइन निकाल लूं, लाइन आने के बाद बाइसेक्टर अपने आप निकल जाएगा। इसको लिख लिया मैंने x², जेई में आया हुआ है, काफी समय पहले सवाल है, ये साथ पहले लाइन निकाल लेते हैं। तो a + b = 0, ये तो आ जाएगा a + b, और एक बार आ जाएगा a - b, ये ऐसा आ जाएगा। दो लाइन आ गई, जो लाइन निकाली है हमने ना, एक लाइन आ गई x + y - 1 = 0, और एक लाइन आ गई x - y + 1 = 0। अब इन दो लाइन के लिए दो बाइसेक्टर आएंगे, दो बाइसेक्टर और एक लाइन, उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो लाइन का डायग्राम बना लिया हमने, बाइसेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइन का डायग्राम, इस लाइन का डायग्राम बनाया, x = 0 लिखा, y = 1 आ गया, y = 0 लिखा, x = 1 आ गया, इसका डायग्राम ऐसा बन गया, x + y - 1 = 0। इसका डायग्राम बनाया, x = 0 लिखा तो y = 1 आ गया, y = 0 लिखा तो x = -1 आ गया, इसका डायग्राम ऐसा बन गया, ये आ गई x - y + 1 = 0। अब दो लाइन जो आई है, इनके बाइसेक्टर की बात कर रही है अपने, हम देख रहे हैं भाई यही तो बाइसेक्टर है इसका, भाई इसका एक बाइसेक्टर ये है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका स्लोप तो -1 है, इसका स्लोप 1 के बराबर है, यानी ये जो एंगल है हमारे पास है, ये जो एंगल है, ये एंगल तो हमारा 135 है, ये 45 आ गया, ये 90 है, ये 45 आ गया, दोनों लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर है, ये भी 45, एक बाइसेक्टर तो आ गया ही, एक बाइसेक्टर तो ये वाला हो गया। और बाइसेक्टर हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट हमारे पास है 0,1, एक लाइन आ गई y = 1, तो एक बाइसेक्टर आ गया y = 1, एक बाइसेक्टर ये हमारे पास है, और एक लाइन बनानी है हमने ये वाली x + y = 3, x + y = 3 लाइन ऐसी बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसका एरिया निकाला जा सकता है। भाई इस लाइन का इक्वेशन ही है ना, भाई मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, ये पॉइंट 0,3 आ जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास है से ये 0,1 है, इस पॉइंट को मैं निकाल सकता हूँ, इसका y कितना है, इसका y तो 1 होगा, x कैसे निकालूंगा, या y = 1 रख दूंगा, तो उससे x = 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई, ये 3 आ गई, हाफ बेस इनटू हाइट का यूज कर लेंगे और उसका यूज करके एरिया निकाल लेंगे ना। तो ये 18 कर लिया, 18 के बाद 20 पर आ गए ना, तो 20 में देखो, अब इसमें निकाल सकते हैं, वो दे रखा है सॉल्यूशन, लाइन निकाल लो, लाइन पेयर निकाल के निकाल सकते हैं बराबर, बड़ी आसानी से, वो फैक्टराइज कर लिया, लाइन आ गई, उनके पैरेलल लाइन लिखी, उनको वहां से पास करा दिया, ये ऐसे निकाल लिया। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो और ये पॉइंट निकाल लो, वो लाइन पर रखा है ना, वहां से लाइन निकाल लो, लाइन निकाल सकते हैं, लाइन निकालना आता है, इन दोनों लाइन पर निकाल लेंगे, मान लो ये L1 निकाल लिया हमने और L2 भी निकाल लिया,
इस पॉइंट को भी निकाल लो आपने, और दे रखा डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,0 है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0 है, तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। जो भी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेंगे, मान लेंगे अल्फा बीटा आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और अब हमें इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, निकाल सकते हैं इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन। हम पहले ये लाइन निकाल लेंगे, इसके पैरेलल लाइन लिखेंगे, उसमें क्या आएगा, के निकालने के लिए यहाँ से पास करा देंगे, ये लाइन भी आ जाएगी। फिर इसके पैरेलल लाइन लिखेंगे, उसमें क्या आएगा, के निकालने के लिए यहाँ से पास करा देंगे, इसका भी इक्वेशन निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है ना, वो निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको निकाला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बाकी कल करते हैं, फिर ना कल करते हैं हम, तो कल डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए। आज मैंने कहाँ तक करा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लिया डिस्कस करने। लगभग सारे सवाल बताता हूँ, वैसे टाइम लग जाता है ना बताने में, बताने की भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छा बताएं, टाइम इससे लगता है। तो कुछ सवाल इसलिए जो करके लाने हैं आपको, होमवर्क लिख लें जो करके लाने हैं हमने। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम कर लिया हमने। एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी हमारा पूरा हो गया। एक्सरसाइज का पार्ट 3, इसका मैथ द कॉलम मेरे हिसाब से हमारे 2 बचा हुआ है ना, 1 कर चुके हैं, मैथ द कॉलम 2 करना है, इसके बाद एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको और एक 21। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 16 करना है, ये मैंने क्लास में कराया था, वैसे 16 आपको 18 करना है, और एक डीबीपी कर लेंगे, डीबीपी नंबर। नेक्स्ट कौन सी आएगी हमारे, 26 आएगी शायद, डीबीपी नंबर 26 कि 27, 26 जो भी आएगा मतलब नेक्स्ट हमारा 26 आएगा। 26 दे चुका मैं ना, 26 दे चुका क्या मैं, 26 आएगा शायद नेक्स्ट नंबर, 27 आएगा, 27 जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा वो कर लेंगे। 27 करके लाने है ना, समय मिले तो पढ़ते रहे, अपने स्ट्रेट लाइन को पढ़ते रहे, कोई बात आपको लगती हो भाई स्ट्रेट लाइन में ये थोड़ा कम समझ में आया, समझाया तो मैंने अच्छा ही है, मैंने तो अच्छा ही समझाया है, लेकिन आपको लगता है आपने ध्यान कम दिया या थोड़ा कम समझ में आया, तो उन कंसेप्ट को पढ़ते रहे आप, हमारे काम आएंगे बहुत ज्यादा। इसके बाद सर्कल पढ़ेंगे फिर हम, और स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ने के बाद 60% 70% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है, मान के चले आप। कल कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।